हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेस हो रहा है कि मैम बिजनेस लॉ का पेपर कैसे क्रैक करना है। बेटा सबसे पहले की तो आपकी एलएलबी एक्ट से स्टार्ट होती है। चाहे बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट, चाहे बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, आपकी गारंटी 24 to 27 मार्क्स तो यहीं से आने वाले हैं। सिर्फ 2 घंटे का अपना टाइम दो और बेटा गारंटी दे रही हूँ कि आपके 27 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले कमाल की चीज मैंने आपके लिए क्या करके दिया है, बेटा जितने भी आपके सीबीसीएस के टॉपिक थे, सीबीसीएस के सारे टॉपिक मैंने हटा दिए। जो बच्चा मुझे कहता है मैम ये वाला टॉपिक क्यों नहीं कराया, बेटा वो आपके सीबीसीएस में था। सीबीसीएस क्या थी बेटा, आपकी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी, अब क्या आपकी एनएपी है। तो सारे के टॉपिक जाके गाइडलाइंस में मेंशन है, आपकी पॉलिसी में मेंशन है, वो सारे यहाँ पे कवर है A to Z। अब देखो दूसरी कमाल की चीज, बेटा मैंने आपको लाइन टू लाइन एक एक चीज एक्सप्लेन करी ताकि आपका पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, रिवीजन हो जाए उसकी, और हर टॉपिक जो आपके पीवाईक्यू में कवर था वो सारे के सारे टॉपिक भी यहाँ पे ले रखे हैं। सिर्फ 2 घंटे के टाइम के अंदर आपकी कंप्रीहेंसिव 27 नंबर कवर हो रहे हैं। इसके बाद आपको और क्या चाहिए। अब बेटा ध्यान से समझना, आपको फटाफट से वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, सारे दोस्तों को शेयर कर देना, और साथ साथ में अपने आप को इस व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर एनरोल कर लेना, ज्वाइन कर लेना। बिकॉज इस कम्युनिटी के अंदर रेगुलर बेसिस पे एग्जाम टाइम में मैं आपको सारा सपोर्ट, गाइडेंस, पीपीटी, पीडीएफ और ड्यू की जितनी भी गाइडलाइंस आ रही है, अमेंडमेंट्स आ रही है, सब चीज आपको मिल जाएगी। साथ साथ में आपको नोट, स्टडी मटेरियल, सब चीजें मिल जाएंगी। अब मैम इस पूरे पूरे जो आपकी लेक्चर है, वीडियो है, इसके नोट्स कब मिलने वाले बेटा, इसके नोट्स मिलेंगे आपको एग्जाम शस्त्र कोर्स के अंदर, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाने वाला है। ठीक है, फटाफट से कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन कर लो, एग्जाम शस्त्र कोर्स में ज्वाइन कर लो, फ्रीली आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और ये ड्यू की एक्सक्लूसिव कम्युनिटी जो कि आपको हेल्प करेगी टिल योर सेमेस्टर 6। तो फटाफट से इस कम्युनिटी का पार्ट बनना एंड बेटा यू आर गुड टू गो। आपको कुछ भी नहीं करना। अगर स्ट्रेस हो रहा है कि मैम क्या करना, अभी तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बेटा 27 नंबर सबसे पहले अपने सिक्योर कर ले, जो जिसकी मैं गारंटी दे रही हूँ कि उसी में से पेपर आने वाला है। ठीक है मैम, समझ गए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Hello students. Today we will do the last chapter of our business law, that is the Limited Liability Partnership Act 2008. As the name suggests, chapter number 18 LLP Act 2008. It has been introduced and commenced in year 2008. While limited liability partnership, earlier we have read that there was a Partnership Act, Partnership Act 1932, what states that the liability of partner is unlimited. In order to cope up with the situation, in order to encourage other people to form a partnership, a new concept has been introduced with the liability of members as limited under NLP Act. So, how will we proceed? Today we will do the Shivdas question of this chapter, and I guarantee you, if you complete this chapter, if you complete all the questions which I am telling you, I will make you important questions mark side by side. If you complete this chapter thoroughly with me, there is no question other than this that can appear in the examination paper, right? आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाओगे, बिकॉज सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो जाएंगे। देयर विल बी नो क्वेश्चन अनटर्न जो इसमें ना कवर हो। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और वो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएगा, राइट? क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सेलिंग फीचर्स ऑफ एलएलपी। एलएलपी का मतलब क्या होता है और एलएलपी के फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं एलएलपी की डेफिनेशन क्या होती है, एलएलपी क्या है। एलएलपी एलएलपी एक्ट में क्या दे रखा है, एलएलपी एक्ट में दे रखा है, इट मीन्स अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिस मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। एलएलपी एक्ट में एलएलपी का मतलब क्या दे रखा है, ऐसी पार्टनरशिप जो कि इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है। ऐसी कौन सी पार्टनरशिप है वो समझाएगा कौन, वो उसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन एलएलपी की क्या होती है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, और लिमिटेड लायबिलिटी कैरी करते हैं। तो क्या बोला हमने, LLP is a body corporate with artificial person having separate legal entity with perpetual succession, a common seal and carries a limited liability। ये जितनी ही उसकी डेफिनेशन है उस एलएलपी की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, और जो भी हमने टर्म्स पढ़ी ये सारे ही एलएलपी के जो है हमारे फीचर्स हैं। तो अगर आप सिर्फ डेफिनेशन भी याद कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप उसके फीचर्स लिख पाओगे, राइट? अब एलएलपी को चलाने के लिए क्या होता है, पार्टनरशिप को चलाने के लिए पार्टनर्स है, सेम वे एलएलपी को चलाने के लिए एलएलपी के पार्टनर्स होते हैं। पर एलएलपी के अंदर एक प्रोसीजर है कि जो पार्टनर्स होंगे वो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करेंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है, एक ऐसा पार्टनर जो कि एलएलपी के अफेयर्स को कंट्रोल करेगा। एलएलपी की जितनी भी उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस आती है, जितनी भी एलएलपी ट्रांजैक्शंस करता है, जो भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, वो सारे कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे कौन, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, राइट? एलएलपी का कह रहे हैं, एलएलपी को कन्विंस करने के लिए एलएलपी जब स्टार्ट होती है तो एक एलएलपी एग्रीमेंट बनता है जो कि राइटिंग में होना चाहिए। वो एग्रीमेंट क्या करता है, वो एग्रीमेंट डिफाइन करता है म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, पार्टनर्स की एक दूसरे के बीच में, और पार्टनर और एलएलपी की, राइट? अब जितना हमने ये पढ़ा, ये एलएलपी के बारे में हमने समझा है, उसी को हम रीड करते हैं। सो
एलएलपी का मतलब क्या होता है? एलएलपी मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एग्जाम के अंदर एलएलपी एलएलपी मत लिखना, पूरे इसकी फुल फॉर्म लिखनी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी डजंट मेक एनी सेंस, पूरा ही उसकी आपको लिखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या कह रहे हैं? मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट, ऐसी पार्टनरशिप जो कि इस एक्ट के अंदर बनी है। अब इस डेफिनेशन से हमें पता तो चला नहीं कि एलएलपी क्या कहना चाहता है। तो एलएलपी की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्या कहती है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील और लिमिटेड लायबिलिटी है। एलएलपी जो होता है वो कंडक्ट करता है, एलएलपी अपने बीच में एक एग्रीमेंट होता है एलएलपी के अंदर, जो कि बताता है, एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा पर्सन के लिए। एलएलपी एग्रीमेंट क्या डिफाइन करता है कि जो एलएलपी है वो स्टार्ट करी जा रही है फॉर डूइंग अ लॉफुल बिजनेस, राइट? क्या हम अनलॉफुल बिजनेस के लिए एलएलपी बना सकते हैं? नहीं। बिजनेस किस चीज के लिए? लॉफुल, जो कि लॉ की नज़रों में सही हो, वैसे बिज़नेस के लिए। और अल्टीमेटली हमारा किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का मोटिव क्या होता है? प्रॉफ़िट अर्न करना, राइट? तो एलएलपी के जो पार्टनर्स होते हैं, एलएलपी के अंदर जो मेंबर्स काम करते हैं, पर्सन काम करते हैं, उन्हें कहते हैं हम पार्टनर्स। और एलएलपी का एग्रीमेंट जो होता है वो राइटिंग के अंदर होना चाहिए, जो कि डिफाइन करता है म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या है? पार्टनर्स की और एलएलपी की, राइट? अब हम सेलिएंट फीचर्स देखेंगे एलएलपी के। सबसे पहली बात, एलएलपी क्या हमारा है? ऊपर की डेफिनेशन से याद करते हुए बोलो। हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, मैं आपको समझाती भी जाऊँगी, साइड बाय साइड मैं आपकी रिवीजन भी कराती जाऊँगी, ताकि अगर आपने एक बार इस चैप्टर मेरे साथ कॉम्प्रिहेंसिवली कर लिया, तो उसके बाद आप सिर्फ इसकी रिवीजन वीडियो से इसको रिवाइज कर लेना, आपको फिर से इसको गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। साइड बाय साइड मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाइलाइट करते हुए चल रही हूँ। अगर आप ये सेम चीज़ें अपनी बुक के अंदर भी हाइलाइट कर लेते हैं, तो आपको पूरी-पूरी लाइन्स रीड करने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ जो अगर हाइलाइटेड पोर्शन आप देखोगे, आपको लाइन समझ में आ जाएगा कि चलो ये हमारे कीवर्ड्स हैं, हमें ये अपने एग्जामिनेशन के अंदर लिखने हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइन्स फ्रेम कर सकते हैं, राइट? तो सेलिएंट फीचर्स, सबसे पहली बात क्या है? एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। उसके बाद एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी है, कॉमन सील है, राइट? तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लीगल एंटिटी। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लीगल एंटिटी जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, जो कि स्यू कर सकती है और स्यू हो सकती है। क्या एलएलपी किसी और एलएलपी को, किसी को पार्टनर को स्यू कर सकती है? यस। अगर उसके साथ कोई भी गलत चीज हो रखी है तो स्यू कर सकती है। क्या कोई एलएलपी को स्यू कर सकता है? यस, एलएलपी को भी स्यू कर सकते हैं। क्या एलएलपी जितनी भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है वो अपने नाम में कर सकती है? यस, एलएलपी अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम में कर सकती है, उस पर मेंबर का कोई अधिकार नहीं होता, बिकॉज एलएलपी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट क्या कहता है? सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट क्या कहता है कि जो आपकी एंटिटी है और जो पार्टनर है वो डिफरेंट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जस्ट इन केस सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट लगता है कंपनी के अंदर। कंपनी के जो शेयर होल्डर है और जो कंपनी है वो दोनों अलग अलग पर्सन है, दे आर डिस्टिंक्ट पर्सन, नॉट द सेम पर्सन। तो जो लाइबिलिटीज की पार्ट, जो एलएलपी की लाइबिलिटी है, वो एलएलपी की ही लाइबिलिटी है, मेंबर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेम लाइक वे, अगर एलएलपी कंपनी के अंदर अगर मेंबर्स की कोई लायबिलिटी है तो वो मेंबर की होती है, कंपनी की नहीं होती है। और अगर कंपनी की कोई लायबिलिटी है वो कंपनी की है, मेंबर्स आर नॉट लायबल टू पे द लायबिलिटी ऑफ कंपनी, राइट? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट? कि अगर दोनों चीजें, एक एंटिटी और एक पर्सन जो है वो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों अलग अलग इंसान है, दे आर डिफरेंट पर्सन, राइट? अगर कोई एक चीज की लायबिलिटी होती है, लाइक सपोज एलएलपी की लायबिलिटी, दैट इज सोली द लायबिलिटी ऑफ एलएलपी ओनली। Partners are not responsible to pay off the debt of the liabilities of LLP except in case of fraud. अगर एलएलपी के पार्टनर ने, किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ने, एलएलपी ने फ्रॉड किया है, डिफ्रॉड करना चाहे अपने क्रेडिटर को, तो उस केस के अंदर मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है, राइट? थर्ड बताता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन मतलब हमेशा ही चलते रहना, हमेशा ही चलते रहना, किसी के और के ऊपर निर्भर नहीं होना। तो अगर कोई बंदा एलएलपी का पार्टनर, कोई भी उसकी डेथ हो जाती है, या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, या वो रिटायर हो जाता है एलएलपी से, डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड रिटायर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी। एलएलपी में गो ऑन फॉरएवर एंड फॉरएवर एंड फॉरएवर। एलएलपी वाज इनकॉर्पोरेटेड विद द रूल ऑफ लॉ। लॉ के द्वारा, लॉ के थ्रू एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो एलएलपी बंद हो सकती है विद लॉ ओनली। लॉ के द्वारा ही वो बंद हो पाएगी। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, पार्टनरशिप बंद हो जाती है, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, रिटायर कर गया, पार्टनरशिप बंद हो जाती है, राइट? बट नॉट इन द केस ऑफ एलएलपी। एलएलपी जो है किसी भी पार्टनर की डेथ, इंसैनिटी से, इंसॉल्वेंसी से, रिटायरमेंट से अफेक्ट नहीं होती है। पार्टनर आएंगे, पार्टनर जाएंगे, पर एलएलपी हमेशा वैसे ही चलती रहेगी, राइट? नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। जो
मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसके ऊपर फीचर है, जिसके ऊपर पूरा एलएलपी एक्ट ही बना है, वो है लिमिटेड लायबिलिटी। एक नया फीचर लाया गया, मेंबर्स की लायबिलिटी को लिमिट करा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप बढ़े। पार्टनरशिप बनने का मेन पर्पस क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन बढ़े, कंपनीज मल्टीनेशनल बने। यही आप आगे पढ़ोगे कि पर्पस है। पर्पस किस चीज़ का है? कि नीड फॉर द एलएलपी एक्ट। क्यों एलएलपी एक्ट लाया गया था? ताकि हमारे अंदर की जो ट्रांजैक्शन है, इंडिया की ग्रोथ हो पाए, डाइवर्सिटी आए, इकोनॉमी रिच हो पाए, राइट? ताकि किस लिए कैसे रिच होगी? अगर जब हम ईज़ ऑफ फॉर्मेशन देंगे। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन मतलब अगर जब हम अपनी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसी चीज़ बनने में हेल्प कराएँगे, जिसकी कंप्लायंसेस बहुत कम है, मेंबर्स को फ़ायदा है, पार्टनर्स को फ़ायदा है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या कहते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब अगर एलएलपी की कोई गलती है, तो एलएलपी अपने एसेट्स के लिए पूरी तरह ज़िम्मेवार है। अपने एसेट्स को बेच के वो उनकी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगी। हाउएवर अगर पार्टनर की कोई लायबिलिटी है, वो लिमिटेड है उनके कंट्रीब्यूशन से। एलएलपी में अगर एक पार्टनर ने 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो जो उसकी लायबिलिटी है वो 1 लाख तक ही है। मतलब अगर एलएलपी को कोई भी उसके साथ नुकसान होता है, एलएलपी को डेब्ट पे करने हैं, तो सिर्फ़ उसके 1 लाख रुपए जाएँगे पार्टनर के। पार्टनर की पर्सनल एसेट्स जो होती है, पार्टनर की निजी चीज़ें, उसका घर, उसके पैसे, जो कि उसने 1 आख लाख के अलावा है, वो कभी भी लायबल नहीं होंगे। पार्टनर, कोई भी पार्टनर लायबल नहीं होगा उस कंट्रीब्यूशन के लिए, राइट? नेक्स्ट। नेक्स्ट वाज डेजिग्नेटेड मेंबर्स। एलएलपी के अंदर क्या होता है? पार्टनरशिप के अंदर वी हैव पार्टनर्स एंड इन एलएलपी वी हैव डेजिग्नेटेड मेंबर्स। कौन से डेजिग्नेटेड मेंबर्स? तो क्या कहना चाह रहे हैं? हर एलएलपी के एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। कौन होने चाहिए? इंडिविजुअल्स। 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, जिस 2 में से एक जो होगा वो रेजिडेंट इन इंडिया होगा। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसने प्रीवियस ईयर के अंदर, पिछले साल में 182 डेज इंडिया के अंदर बिताए हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? उस ईयर, जिस ईयर की आप इस प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? जिस ईयर की इनकम पे आप पैसे दोगे। आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे आगे जाके कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि रेजिडेंट इंडिया वो पर्सन होता है जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर, जिसका स्टे इंडिया के अंदर अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है, तो वो रेजिडेंट इंडिया डिक्लेयर किया जाएगा। अब डेजिग्नेटेड मेंबर्स क्या होता है? एज आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, डेजिग्नेटेड मेंबर्स का मतलब क्या होता है? पार्टनर्स का क्या पर्पस होता है? कि जितने भी एलएलपी के अफेयर्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अफेयर्स को कैरी आउट करने के लिए, कंपनी को, एलएलपी को अच्छी तरीके से रन करने के लिए, राइट? तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शन जो होते हैं वो एलएलपी के लिए होते हैं, ठीक है? अगर कंपनी होती है तो सारे फंक्शंस कंपनी का डायरेक्टर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, पर एलएलपी के केस के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स करते हैं। अभी एक चीज बता रहे हैं कि अगर किसी भी टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, अगर किसी भी टाइम पे क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रखी है कि कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। अगर किसी भी टाइम पे डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 से कम हो जाते हैं, मतलब 1 हो जाता है, तो अगर एलएलपी ने 6 महीने से ज्यादा कंटिन्यू किया, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर 1 हो जाता है और एलएलपी ने 6 महीने से ज्यादा इसको कंटिन्यू किया, तो जो एलएलपी है उसके अदर मेंबर्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली उनको एक डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिया जाएगा। 2 सिनेरियो है इस केस के अंदर। एक फ्रॉड का सिनेरियो भी है, एक जिसके अंदर पेनल्टी लगती है, और दूसरा एक नॉर्मल सिनेरियो भी है। दोनों समझो। दोनों सिनेरियो क्या है? मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2। अगर 2 से कम मेंबर हो गए, मतलब 1 हो गया किसी भी टाइम पे, और एलएलपी ने 6 महीने तक अपने अफेयर्स कंटिन्यू कर लिए विद एक मेंबर के साथ, एक पार्टनर के साथ, अगर एलएलपी ने 6 महीने से ज़्यादा अपने अफेयर्स कंटिन्यू कर लिए, तो जो पार्टनर है वो लायबल हो जाएगा। अगर उसको उस चीज़ की नॉलेज थी, अगर उसको उस चीज़ की नॉलेज थी कि उसने एक पार्टनर होते हुए भी एलएलपी को रन करा, प्रोविजंस के साथ खिलवाड़ करा, ठीक है? अगर वो नोन था इस फैक्ट से, तब वो लायबल हो जाएगा पेनल्टीज़ के लिए। ठीक है? अगर वो नोन नहीं था, उसको ये बात नहीं पता, तो एलएलपी का जो दूसरा मेंबर है उसको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे एज़ पर द अमेंडमेंट, राइट? नेक्स्ट फीचर क्या है? अकाउंट फाइलिंग एंड रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइलिंग रिक्वायरमेंट। एलएलपी क्या कहते हैं? एलएलपी इज़ अ हाइब्रिड फीचर। हाइब्रिड किसका? एक कंपनी का और एक पार्टनरशिप का। हाइब्रिड क्यों कहते हैं? बिकॉज़ इसके अंदर कंपनी के भी कुछ अच्छी चीज़ें और पार्टनरशिप के भी बेनिफिट्स हैं। पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करके, जैसे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, और कंपनी के डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करके, जैसे कि उसके साथ बहुत ज़्यादा हेवी कंप्लायंसेस होता करते थे, बहुत ज़्यादा बर्डनसम कंप्लायंसेस होते थे, रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा फाइल करनी पड़ती थी। एलएलपी के अंदर कम रिक्वायरमेंट फाइल करनी पड़ती है, तो दोनों के एडवांटेज अगर इसके अंदर आ गए हैं, तो इसलिए एलएलपी का यहाँ पे कमेंसमेंट हुआ, उसका इंट्रोडक्शन हुआ। तो एलएलपी के अंदर कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, जैसे कि आपका हो गया एनुअल अकाउंट्स, या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, राइट? एनुअल अकाउंट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी होगा, जो कि हर साल एक रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार कौन होता है? रजिस्ट्रार जो कि अफेयर्स को कंट्रोल करता है, जहाँ पे रजिस्टर होती है हमारी एलएलपी,
वो सारे सबमिट करे जाते हैं, फाइल करवाए जाते हैं, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एलएलपी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एलएलपी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है और उसके लिए उसको एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। एलएलपी के फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है कि 2-3 तरीके के अकाउंट्स जैसे कि एनुअल रिटर्न हो गया या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स सॉल्वेंसी हो गया, टैक्स रिटर्न वगैरह हो गया, अगर उसका कंट्रीब्यूशन कुछ न कुछ परसेंटेज से इंक्रीज करता है, राइट? तो उसको ये सारी चीज़ें कंप्लाइंसेस वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल कराने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के पास हर साल, राइट? नेक्स्ट, कन्वर्जन एप्लीकेबिलिटी। एलएलपी क्या कहते हैं? एलएलपी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो एलएलपी के अंदर जो है कभी भी कन्वर्ट हो सकती है। क्या? पार्टनरशिप फर्म आपकी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। आगे जाके क्वेश्चंस करना पड़ेंगे कन्वर्जन का क्या प्रोसेस होता है, क्या-क्या चीज़ें कंप्लाई करके चलनी होती है कन्वर्जन करने के लिए। पर क्या कह रहे हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एलएलपी। क्यों? सही बात है, एलएलपी के लिए तो एलएलपी एक्ट 2008 बना रखा है। तो इसलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो एलएलपी के ऊपर नहीं लगेगा, राइट? कन्वर्जन के प्रोसेसेस जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ एक बात बता रखिए कि प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज एंड पार्टनरशिप फर्म जो है वो एलएलपी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या समझा? सबसे पहली बात हमने एलएलपी के बारे में समझा और उसके कुछ फीचर्स समझे। तो एलएलपी के बारे में तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। सबसे पहले उसकी एक डेफिनेशन लिख दो जो उसके एक्ट में दे रखी है। सेकंड चीज, कैसे फॉर्मेशन करोगे? देखो, मैं आपको साथ साथ स्ट्रक्चर ही बताते चली जा रही हूँ ताकि बाद में आपको इतना इतना पढ़ना ना पड़े अगर आप कोई वन टाइम रिवीजन कर रहे हो। सबसे पहले आप अपनी डेफिनेशन दे दो जो कि एक्ट के अंदर दे रखी है। उसके बाद डेफिनेशन देने के बाद आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दे दो कि एलएलपी ये है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, फलाना-ढिमकाना, जितनी भी उसकी मेन पॉइंट्स हैं और इन्हीं पॉइंट्स से आप उसके फीचर्स बना दो। यही आपके फीचर्स हो गए। आपका अगर आप 5 फीचर्स, ये 5 से 6 फीचर्स जो कि डेफिनेशन के अंदर है, वही लिख देते हो, तो उसपे भी आपका काम बन जाएगा और उनको थोड़ा बहुत आप एक-एक लाइन में अपने आप से इलैबोरेट कर दो, राइट? यही आपके सेलेक्ट फीचर्स बन जाएँगे। सेपरेट लीगल एंटिटी लिख दो, परपेचुअल सक्सेशन, इसके अंदर एग्जांपल आप अपने खुद के एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के अंदर आप कैसे कोट करोगे कि मिस्टर एक्स जो कि एलएलपी के एक पार्टनर थे, उनकी डेथ हो गई है। मिस्टर एक्स जो कि एलएलपी के पार्टनर थे, उनकी डेथ हो गई है। तो क्या एलएलपी सीज़ हो जाएगी? क्या एलएलपी बंद हो जाएगी? क्या एलएलपी वाइंड अप हो जाएगी? तो नहीं, क्योंकि डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट किसी भी पार्टनर की एलएलपी की एग्जिस्टेंस पे अफेक्ट नहीं करती है। लिमिटेड लायबिलिटी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐसे करके आप अपने आंसर को बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? एक बहुत नॉर्मल जेन्युइन सा क्वेश्चन है जिसका एक कोर कंसेप्ट क्या है कि इंडिया में ट्रेड को बूस्ट करने के लिए बहुत सारा इकोनॉमी को एनरिच करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइजेशन के बाद मतलब न्यू न्यू पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करने के लिए ताकि इंडिया की ग्रोथ हो, इसलिए एलएलपी लेकर आया गया। मेन चीज़ क्या थी कि जब आपको पता है कि 1991 के अंदर हमारी आई थी क्या? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी आने के बाद इंडिया की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, बहुत फास्ट पेस से होने लग गई थी। इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा बूम आ गया था। तो काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स जो थे वो सारे अटैच हुए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह करी और इंडिया की कंपनी जो थी वो एमएनसीज़ बन गई, बहुत लार्ज स्केल पे काम करने लग गई, ठीक है, राइट? तो इंडिया को अभी ऐसा लगा कि कुछ एक ऐसा मैकेनिज़्म आना चाहिए, कुछ ऐसा एक सिस्टम आना चाहिए, एंटिटी आनी चाहिए जिसके अंदर लोग जो है अपनी इकोनॉमी के रिसोर्सेज़ लेकर आएँ, उनकी इफेक्टिव यूटिलाइज़ेशन करें, ग्रोथ और फास्टर हो जाए, ठीक है? तो ऐसे सोचा गया कि एक तरह की हमारी एक काइंड ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी एक ऐसी लेकर आए हम, एक न्यू फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी लेकर आए, जिसके अंदर जो कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के बेनिफिट्स, दोनों के जो डिसएडवांटेजेस उसको ओवरकम करके एक नया एंटिटी लेकर आते हैं, उसके अंदर बेनिफिट्स आए। तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का क्या डिसएडवांटेज था? अनलिमिटेड लायबिलिटी। और कंपनी का क्या डिसएडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा हेवी कंप्लायंसेस वगैरह है, राइट? तो लेटर ऑन एक बिल लेकर आया दिस इज़ नोन एज़ न्यू एलएलपी बिल, ठीक है? उसके बाद वो दोनों हॉल पार्लियामेंट के हाउसेस में पास हो गया। बिल जो है उसको प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल गई। एक जो है, आप सबसे पहले समझो, कोई भी चीज़ जो है वो लॉ कब बनती है? कोई भी चीज़ लॉ तब बनती है जब कोई भी एक सबसे पहले एक बिल बनता है। एक सबसे पहले एक बिल बनता है। सबसे पहले बनता है एक बिल। बिल की सबसे उसके बाद वो जाता है पार्लियामेंट के हाउसेस के अंदर। पार्लियामेंट के हाउसेस के बाद अगर वो अप्रूव हो जाता है तो फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास उसकी अप्रूवल के लिए। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। अब जब उसको प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाती है तो तब जाके वो जो बिल है वो एक तरह का आपका
लॉ बन जाता है जो कि एप्लीकेबल होता है जिस इंडिया के ऊपर या जिस भी स्टेट के लिए वो बनाया गया है उसके ऊपर। कब? जब उसको प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिलती है तब जाके वही एक लॉ बनता है, राइट? तो वही बता रहे हैं कि बिल जो है वो हाउसेस के बीच में पास हुआ, उसके बाद वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए गया, प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव कर दिया, राइट? प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव करा था 7 जनवरी 2009 के अंदर। एलएलपी का कह रहे हैं, एलएलपी एक तरह का अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है। कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म का मतलब सारी चीज़ें कंपनी जैसी कर सकता है। कॉमन सील है कंपनी जैसा, परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लायबिलिटीज लिमिटेड हो रखी है, ठीक है? जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बिजनेस को जैसे चाहे वैसे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कंपनीज के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एमओएन एओए होता है, जो कि कंपनीज के अफेयर को गवर्न करता है। ऐसे ही एलएलपी के अंदर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, जैसे हम एलएलपी एग्रीमेंट कहते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। दिस इज़ वाज़ अ बेसिक बेसिक ऑब्जेक्ट्स और पर्पस क्या है कि इंडिया के अंदर ट्रेड इंडस्ट्री वगैरह को बूम करने के लिए, एलपीजी के बाद ग्रोथ पेस बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को रिच बनाने के लिए और दोनों की डिसएडवांटेजेस, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड कंपनी के डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए एक तरह का हमारा एलएलपी आया, राइट? नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहली बात, मेन चीज, आंसर कैसे डिफाइन करोगे? एग्रीमेंट हमने क्या समझा अभी तक? एलएलपी को गवर्न करता है एक एलएलपी का एग्रीमेंट, जिसके अंदर डिफाइन होती है कि पार्टनर्स के क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होती है। एलएलपी को गवर्न करता है एलएलपी का एग्रीमेंट, जो कि गवर्न करता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड एलएलपी, जो कि रजिस्ट्रार के पास फाइल करवाना पड़ता है, राइट? रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना पड़ता है आपको अपना एक एलएलपी एग्रीमेंट, जो कि राइटिंग के अंदर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एलएलपी के लिए, राइट? अब जो कह रहे हैं, एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज होती है, जो कि पार्टनर्स और उसके बीच में होती है। एलएलपी एग्रीमेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना पड़ता है 30 डेज के अंदर आफ्टर इस इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई, जिस दिन एलएलपी एक्जिस्टेंस में आई, बन के आई, उसके 30 दिन के अंदर आपको वो एग्रीमेंट जो है वो आरओसी को सबमिट कराना पड़ता है, राइट? एलएलपी एग्रीमेंट है एक तरह का आपका बेसिक डॉक्यूमेंट है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कंपनीज के अंदर एमओएन एओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऐसी एलएलपी के अंदर जो है आपका एक एलएलपी एग्रीमेंट है, ठीक है? उसके बाद अगर हम कोई भी चेंजेस वगैरह कर रहे हैं एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर, पार्टनर्स के कोई भी म्यूचुअल राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज के अंदर कोई भी हम चेंजेस अगर लेकर आ रहे हैं, तो वो आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी नोटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? एलएलपी एग्रीमेंट जो है एक तरह का आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो कि लोग चाहे तो उसको जब मर्जी जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उसकी जितनी भी चीज़ें, रिकॉर्ड्स वगैरह उसके अंदर मेंटेन है, उसको चेक कर सकते हैं, राइट? एलएलपी एग्रीमेंट जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, एक तरह का आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट है मतलब कोई भी जाके उसको जनरल पब्लिक इंस्पेक्ट कर सकती है, राइट? अगर कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या लगेंगे? अगर प्रोविजंस एलएलपी एक्ट, अगर आपके पास, अगर आपने कोई भी एलएलपी एक्ट नहीं बनाया, तो जो प्रोविजंस दे रखे हैं आपके एलएलपी एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में, वो सारे अप्लाई होंगे, जो भी पार्टनर्स के बीच में, एलएलपी के बीच में राइट्स एंड लायबिलिटीज को गवर्न करने के लिए। सो मेन चीज़, एलएलपी एग्रीमेंट में हमने मोटा-मोटा क्या पढ़ा? एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है? एक तरह का एग्रीमेंट होता है, जो कि रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना पड़ता है। 30 डेज़ के अंदर कराना पड़ता है आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एक 2-3 पॉइंट हमारे हो गए। उसके बाद एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है? म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज़, ड्यूटीज़ को गवर्न करता है। अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है, तो प्रोविजन जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर एलएलपी के दे रखे हैं, वो सारे एप्लीकेबल हो जाएँगे, राइट? एलएलपी एग्रीमेंट क्या है? एक तरह का हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, जो कि कंपनी के केस के अंदर एमओए होता है, एलएलपी के केस के अंदर एलएलपी एग्रीमेंट है। और 5वां छठा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि अगर कोई भी चेंजेस हम कर रहे हैं एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर, तो वो भी रजिस्ट्रार को नोटिफाई होंगे। लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि एलएलपी एग्रीमेंट एक तरह का हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो कि इंस्पेक्शन के लिए ओपन है। तो ये जितने भी मैंने पॉइंटर्स हाईलाइट कराए हैं, अगर आप सिर्फ यही पॉइंटर्स ध्यान रखते हो, तो इससे ही आप अपने अपने सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो और एक कंप्लीट आंसर फ्रेम कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, हाउ कैन एन एलएलपी बी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर अंडर द एलएलपी एक्ट? अब हमने पढ़ लिया ना कि एलएलपी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई, उसके 30 दिन के अंदर उसको एलएलपी एग्रीमेंट बना के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल करना पड़ता है। पर कह रहे थे कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट करे कैसे, वो तो सर ना सिखाओ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच में पीछे एक प्रीवियस ईयर के अंदर काफी बार पूछा जाता है एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में, राइट? तो मार्केट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के बारे में हर एक ना एक अटेम्प्ट के बाद पूछा ही जाता है फुल फ्लैज आपका 8 नंबर का क्वेश्चन। 7, 8, 9 डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन किस तरह का आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एन एलएलपी फॉर्म अंडर द एलएलपी एक्ट 2008? एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर एलएलपी कैसे बनाई जाती है? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रजिस्ट्रार को फाइल करवाने पड़ते हैं, ये सब बताना है। तो द थिंग इज, बिफोर एन एलएलपी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने से पहले ही
जो पर्सन डिजायरस है ऑफ फॉर्मिंग द एलएलपी, जो लोग चाहते हैं कि एलएलपी बने, उनको एलएलपी का नाम ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले प्रपोज नेम जो है वो देखना पड़ेगा कि क्या वो नाम जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है। मैं मान लो अपनी एलएलपी एक फॉर्म करना चाहती हूँ, उसका नाम मैं रखना चाहती हूँ रिलायंस एंड सन्स। रिलायंस एंड सन्स, अगर ये नाम पहले से ही टेकन ओवर होगा, या फिर मैं रखना चाहती हूँ अग्रवाल एंड सन्स, अगर ये नाम एलएलपी का अग्रवाल एंड सन एलएलपी, अगर ये नाम पहले से ही टेकन ओवर होगा, तो फिर मैं वो नाम ले ही नहीं सकती, मैं वो एलएलपी उस नाम से बना ही नहीं सकती। तो सबसे पहले द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग व्हिच वी हैव टू चेक इज द availability of name. So the person who are interested in forming the LLP has to first check that the name proposed is available with the registrar of companies. आरओसी के पास जाके चेक करना पड़ेगा कि जो प्रपोज नेम है वो अवेलेबल है क्या नहीं है। सेकेंड चीज, जो प्रपोज नेम जो होगा, अगर आप एलएलपी बना रहे हो तो सबसे बाद में अपनी कंपनी के अपनी एलएलपी के नाम के बाद में आप एलएलपी एक्ट तो लिखोगे, एलएलपी एक्रोनिम एलएलपी लिखना पड़ेगा, राइट। अगर हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो हम लिखते हैं ना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पीवीटी एलटीडी। तो ऐसी एलएलपी के लिए अगर कोई भी नाम होगा उसके लास्ट में आपको एक्रोनिम एलएलपी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट चीज, नेम से रिलेटेड नेक्स्ट चीज कहते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो आप एलएलपी का नाम दे रहे हो वो अनडिजायरेबल है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में आपको लगता है कि एलएलपी का नाम जो है वो अनडिजायरेबल है, या फिर रिजेंबल करता है किसी और फॉर्म एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट के नाम जैसा, उनके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जैसा, ठीक है, किसी और कंपनी ने उस नाम से उस चीज से ट्रेडमार्क अपना ले रखा है, उस चीज से है, अगर उससे सिमिलर आपका नाम है, जैसे कि आपका नाम है रिलायंस एंड सन्स, ठीक है, एंड हम अगर उसके मतलब हाँ सॉरी, अगर आपका नेम है लेट्स सपोज टाटा एंड सन्स, एलएलपी एक ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड है, और आप अगर एक एलएलपी बनाना चाहते हो बाटा एंड सन्स, राइट, तो वो चीज़ें वो कह रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बहुत रिजेंबल हो जाएगा ये नाम, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अनडिजायरेबल लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ पे रोक लगा सकता है और एलएलपी को मजबूर कर सकता है कि या तो ये नाम इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, प्रपोज नहीं होगा, अगर और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकते हैं कि 3 महीने के अंदर इस चीज़ को चेंज करो, राइट। एलएलपी के डिटेल प्रोविजन इनकॉर्पोरेशन के क्या है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम कितने नंबर के पर्सन चाहिए, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए किसी भी लॉफुल बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए। किसी भी लॉफुल बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए, जिनका इंटेंशन क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग उनकी इंटेंशन है, वो अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर। 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो कि लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट, वो अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे, मतलब इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर अपना नाम जो है वो लेकर आएंगे, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो होगा उस मैनर के अंदर फाइल करा जाएगा, उस टर्म में फाइल करा जाएगा, उस फीस के साथ फाइल करा जाएगा जो कि प्रिस्क्राइब्ड होगी, राइट। क्या प्रिस्क्राइब्ड है वो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, बस एक पॉइंट है कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट उस चीज़ में फाइल करा जाएगा जैसे वो प्रिस्क्राइब करा गया है, ठीक है। किसको करा जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस को, रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट को, आरओसी को फाइल करा जाएगा, उस आरओसी को फाइल करा जाएगा जहाँ पे एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो सिचुएटेड है। एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस अगर दिल्ली पे सिचुएटेड है तो दिल्ली के आरओसी को फाइल करा जाएगा आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, अगर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है तो महाराष्ट्र के आरओसी को फाइल करा जाएगा। टू सिंपल, 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ-साथ और क्या जाएगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ-साथ जाएगी एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जाएगी किसकी? स्टेटमेंट दे सकता है आपका कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी एडवोकेट दे सकता है, कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट दे सकते हैं, जो कि एलएलपी के फॉर्मेशन में है, जो कि एलएलपी के फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड है, ठीक है? जिसका नाम, सबसे पहली बात, स्टेटमेंट कौन दे सकता है? कोई भी एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जो कि एलएलपी के फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड है, एंगेज है, राइट? और कौन दे सकता है? एंड बाय एनीवन हु सब्सक्राइब देयर नेम टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी पार्टनर जिसने अपना नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर सब्सक्राइब करा है, वो भी दे सकता है स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट देनी चाहिए? कि एलएलपी की रिक्वायरमेंट्स, एक्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो सारी कंप्लाई हो गई है। एक्ट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो सारी की सारी कंप्लाई हो गई है। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आएँगी? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो होगा उस फॉर्म में भरा जाएगा जिसमें प्रिस्क्राइब करा गया है। उसके अंदर एलएलपी का नाम आएगा, एलएलपी का प्रपोज बिजनेस, किस चीज़ का एलएलपी बिजनेस करना चाहती है वो आएगा। एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आएगा, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पर है उसका एड्रेस आएगा। जो भी एलएलपी के पार्टनर्स हैं, एलएलपी के जो भी पार्टनर है उनका नेम एंड एड्रेस आएगा। एलएलपी के जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है उनका नेम एंड एड्रेस आएगा, राइट। और कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि एलएलपी को लगता है कि इम्पोर्टेंट है, प्रिस्क्राइब्ड है, वो सारी इंफॉर्मेशन। तो मेनली क्या-क्या है? एलएलपी का नाम, एलएलपी का बिजनेस, एलएलपी का एड्रेस, पार्टनर्स का नाम एंड एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम एंड एड्रेस,
एलएलपी उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्रिस्क्राइब्ड है, राइट? बहुत सिंपल सा है, बहुत ईजी सा है। अब क्या कह रहे हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भर दिया। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में कौन-कौन लोग चाहिए, क्या-क्या स्टेटमेंट चाहिए, वो सारा भर दिया। अब जो रजिस्ट्रेशन, अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है आपने आरओसी को दे दिया। अब क्या होगा? अब देखो, एलएलपी को हमको इनकॉर्पोरेट करके दिखाना है। अब क्या होगा? तो रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी अंडर एलएलपी एक्ट, जितनी भी सारी चीजें हैं एलएलपी जो है वो आरओसी के पास रजिस्टर हो जाएगी। जब आप ये सारी डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल कर दोगे, एवरी एलएलपी जो होगा और एलएलपी जो है आरओसी के पास फाइल हो जाएगी। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 2 पार्टनर एंड शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। क्या कह रहे हैं? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर कहते हैं ना कि नाम सब्सक्राइब करेगा वो पर्सन जो कि पार्टनर होगा, तो कम से कम 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर, बिकॉज़ in order to maintain make a partnership at least bare minimum 2 partners are required। ठीक है? और एलएलपी के केस के अंदर जो 2 पार्टनर होंगे वही 2 पार्टनर जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहलाए जाएंगे, राइट? तो वो सारे अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की डिटेल जो होंगी वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देगा, राइट? आरओसी क्या करेगा? आरओसी उस चीज को स्क्रूटिनाइज करेगा, देखेगा, जांच पड़ताल करेगा, इंस्पेक्ट करेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जितनी भी चीज़ें हैं एलएलपी के हिसाब से प्रोविज़न सारे कंप्लाई हो गए, डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो गए, तो वो एलएलपी को 14 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्रेज़ेंट करा गया, इनकॉर्पोरेशन की सारी चीज़ें प्रेज़ेंट करी गई, उसके 14 दिन के अंदर वो एलएलपी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है एक तरह का कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि एलएलपी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है। एलएलपी का एग्जिस्ट करती है, एलएलपी इस नाम से एक बन चुकी है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उनको दे देगा, जो कि ऑफिशियल सील के अंदर साइन करे गए होंगे। ये एक तरह का एलएलपी का बर्थ सर्टिफिकेट है। एलएलपी इस दिन जन्म हुई है, एलएलपी का बर्थ सर्टिफिकेट है। और इसके बाद हर पार्टनर को एक एलएलपी आईएन मिलता है, दैट इज एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर। किसको? एलएलपी के रजिस्ट्रार को। LLP name in the register of LLP and shall assign a LLP identification number। रजिस्ट्रार जो होगा अपने रजिस्टर के अंदर एक LLP आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देता है। जैसे हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, ऐसी LLP का एक LLP आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। सो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के लिए, इनकॉर्पोरेट कराने के लिए एलएलपी को सबसे पहली बात हमें उसका नेम चेक करना है, जो कि प्रपोज नेम रखना चाहते हैं। नेम के साथ साथ वो एक्रोनियम आना चाहिए उसके पास कि नेम, सबसे पहले अवेलेबिलिटी के नेम की अवेलेबिलिटी चेक करी जाएगी। उसके बाद जो भी नेम आएगा उस पे एक्रोनियम लास्ट में लगेगा एलएलपी। नेम जो है वो अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, टू रियली रिजेंबल नहीं होना चाहिए। 4 चीज़ें हो गई। उसके बाद एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते समय हमें देखना चाहिए कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। लॉफुल बिज़नेस के लिए, प्रॉफिट के लिए अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे। उसका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे और एक स्टेटमेंट फाइल करेंगे। 3 चीज़ें, 2 या 2 से ज़्यादा लोग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, एक स्टेटमेंट फाइल करेंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें आती हैं। आरओसी के पास जब वो सबमिट हो जाता है तो आरओसी स्क्रूटनाइज़ करेगा। सैटिस्फाई होने के बाद 14 दिन के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, जो कि कंक्लूसिव एविडेंस है। और रजिस्ट्रार जो है अपने रजिस्टर के अंदर एलएलपी रजिस्टर कर लेगा विद एलएलपी आईएन, एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ईजी। नेक्स्ट, इफेक्ट्स द इफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है, एग्जिस्टेंस में आ जाती है, तो उसके इफेक्ट क्या होंगे? अगर कोई भी चीज़ जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई, मतलब उसके लीगल इफेक्ट्स आ गए, वो लॉ की नज़रों में अब एग्जिस्ट करती है, तो अब क्या फ़ायदा होगा कि एलएलपी जो है वो स्यू हो सकती है और स्यू कर सकती है। एलएलपी कैन बी स्यूड और एलएलपी कैन स्यू, किसी और को स्यू कर सकती है, किसी और के द्वारा वो स्यू हो सकती है। एक्वायर, होल्ड, डेवलप, ओन प्रॉपर्टी और डिस्पोज प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। अपने नाम के अंदर अपने ही नाम से एलएलपी जो है प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, रख सकती है, डेवलप कर सकती है, बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है अपने नाम से। एलएलपी अपनी एक कॉमन सील रख सकती है अगर वो चाहे तो। कॉमन सील ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। एलएलपी चाहे तो अपनी खुद की एक स्टैम्प पेपर सील रख सकती है, प्रॉपर्टी अपने नाम में रख सकती है, डिस्पोज कर सकती है, और वो सारी चीज़ें कर सकती है। डूइंग एंड सफरिंग, वो सारी चीज़ें करना और वो सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट अपने पे सफ़र करना, जो कि अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स जो है वो लॉफुली करते हैं और या फिर सफ़र करते हैं, राइट? डूइंग एंड सफरिंग। तो एलएलपी 4 चीज़ें कर सकती है इफ़ेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर। स्यू कर सकती है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, कॉमन सील रख सकती है और ड्यू और सफ़र कर सकती है, वो सारे एक्ट जो कि अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स करते हैं। ठीक है? एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या होती है? एक तरह की बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी का परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, every partner of LLP is the agent of LLP only and not of other partner। Very well said। LLP के अंदर एक नया फीचर क्या कहता है?
पार्टनरशिप के अंदर क्या कहता है कि हर पार्टनर जो होता है एक दूसरे का एजेंट एंड प्रिंसिपल दोनों होता है, राइट? अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें बी ने एक काम करा ए के बिहाफ पे, या बी ने कोई भी एक ट्रांजैक्शन करी, तो माना जाएगा कि ए को वो पता थी और ए भी उस चीज़ के लिए लायबल होगा, राइट? अगर बी ने कोई भी चीज़ करी तो ए उस चीज़ के लिए लायबल माना जाएगा। पर नॉट इन द केस ऑफ एलएलपी। अगर किसी भी इंसान ने, किसी भी पार्टनर ने कोई भी एक्ट किया है जो कि उसकी अथॉरिटी के अंदर नहीं था, अदर पार्टनर उसके लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं है। इवन एलएलपी भी उसके लिए लायबल नहीं है अगर पार्टनर ने कोई भी एक्ट किया है जो कि अनऑथराइज्ड था, उसके पास उस चीज़ की अथॉरिटी नहीं थी। पर अगर एलएलपी ये बात प्रूव कर देती है कि पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं थी, तो एलएलपी भी लायबल नहीं है। पर अगर अथॉरिटी थी, फिर भी पार्टनर ने कोई गलत काम किया, देन इन केस एलएलपी लायबल है। पर पार्टनर तो कभी लायबल होंगे ही नहीं किसी और पार्टनर के कोई भी एक्ट से, राइट? तो क्या कहना चाह रहे हैं? देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का केस कोई है ही नहीं एलएलपी के अंदर। म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक दूसरे की एजेंसी रिलेशनशिप की, एक दूसरे के एक्ट के लिए खुद लायबल होना। म्यूचुअल एजेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, पेपर के अंदर ये कीवर्ड है, यही राइट करके आना है आपको। म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट एलएलपी के अंदर नहीं है। नो पार्टनर वुड बी लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल अनऑथराइज्ड एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। किसी और पार्टनर के अनऑथराइज्ड एक्ट के लिए, इंडिपेंडेंट एक्ट के लिए कोई भी पार्टनर जो है वो लायबल नहीं होगा। एनएलपी भी बाउंड नहीं होगे किसी भी पार्टनर के एक्ट से। अगर 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 कंडीशन सुनो, अब क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं थी, या फिर पर्सन जिसके साथ पार्टनर ने डील करा है वो जानता है कि पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी तब भी एलएलपी बाउंड नहीं है, और पर्सन जिसके साथ पार्टनर डील कर रहा है उसको भी ये बात पता है कि पार्टनर के पास अथॉरिटी है ही नहीं, तब भी एनएलपी बाउंड नहीं है। बट एज फार एज पार्टनर, एनएलपी जो होगा, अगर पार्टनर ने कोई भी काम करा अथॉरिटी के अंदर, तो एनएलपी जो है वो लायबल होगी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड ऑन द ग्राउंड व्हाटसोएवर। क्या कहना चाह रहे हैं? अगर एक बार एलएलपी जो है आपकी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, दैट बिकम्स अ कंक्लूसिव एविडेंस कि एलएलपी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है, लॉ की नजरों में आ गई है, राइट? तो अगर एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है, तो उसकी क्या वैलिडिटी जो है किसी भी ग्राउंड पर डिस्प्यूट करी जा सकती है, मतलब उसकी वैलिडिटी के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है कि एलएलपी तो एक गलत है, एलएलपी तो सही तरीके से नहीं इनकॉर्पोरेट हुई है। अगर एक बार आरओसी ने अप्रूव कर दिया, अप्रूव सेटिस्फैक्शन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया एलएलपी को, तब क्या एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे, वैलिडिटी पर सवाल उठाया जा सकता है? तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या इनकॉर्पोरेशन है, वो एक तरह का आपका कंक्लूसिव एविडेंस है। कंक्लूसिव एविडेंस किस चीज़ का? कि एलएलपी जो है वो रजिस्टर्ड हो गई है उस नाम से जिस नाम से इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया है। क्या एलएलपी रजिस्टर हो गई है बाय नेम स्पेसिफाइड, उस नाम से जो कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर है। ठीक है? अगर एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा, तो कुछ भी इंक्वायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ भी इंक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। ये इवन दो जो साइन करे गए थे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर, वो फॉर्ज थे, वो गलत थे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी पार्टनर्स ने, मेंबर्स ने साइन करे थे, पर्सन ने साइन करे थे, सब्सक्राइब करते अपना नाम, अगर वो जाली करे गए थे, मतलब फॉर्ज करे गए थे, मतलब उन लोगों के वो असली साइन थे ही नहीं, किसी और ने करे थे, राइट? तब भी अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है, फिर भी वो वैलिड रहेगी, उसकी एग्जिस्टेंस वैलिड रहेगी, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाएगा, इवन इफ जो उसकी एग्जिस्टेंस थी, जो फॉर्मेशन थी, वो गलत थी, राइट? अगर एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया, तो रजिस्ट्रार के पास, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रजिस्ट्रार के पास कोई भी पावर नहीं होती उसको रिवोक करने की, एलएलपी को कैंसिल करने की। ठीक है? लॉजिक ऑफ द प्रोविजन क्या है कि एलएलपी इज हेल्ड आउट टू द वर्ल्ड। एक बार क्या होता है कि अब जो है एलएलपी जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका नाम हो गया है, पूरे वर्ल्ड के लिए। एज एलएलपी जो है, हमने पढ़ा था कि एलएलपी एग्रीमेंट जो है एक तरह का पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी लोग आके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एक एलएलपी आपने रजिस्टर कर ली, अब सबको पता चल गया, पूरे वर्ल्ड में ये बात फैल गई है, ठीक है? तो एलएलपी जो है उसने कुछ सारे, बहुत सारे अपने कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स भी कर लिए। बाद में आपने डिस्कवर किया कि एलएलपी जो है गलत मेथड से आई थी, ऐसे था, गलत था, गलत था, दैट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज़ एलएलपी जो है अब पूरे वर्ल्ड को नोन है। एलएलपी ने अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, और ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा उस टाइम पे जिस पर्सन ने एलएलपी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, उसको बताने का कि एलएलपी को तो मैं रिवोक करना चाहता हूँ, या एलएलपी तो फॉर्ज थी, राइट? तो एलएलपी को हम कभी भी उसका रजिस्ट्रार उसका सर्टिफिकेट रिवोक कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस। हाउएवर, कह रहे हैं कि अगर 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 एलएलपी जो है उसका ऑब्जेक्ट इलीगल है, किसी को चोरी चकारी करने के लिए, मर्डर करने के लिए, या फिर ड्रग सप्लाई करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट से एलएलपी अगर
इनकॉर्पोरेट हुई है, बनाई गई है, तो इलीगल ऑब्जेक्ट्स तो कभी भी वैलिड होता ही नहीं है। कोई भी चीज़ अगर इलीगल है, कुछ भी कर दो, वो कभी भी लीगैलिटी के अंदर तो कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगी। तो उस केस के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, और उस केस के अंदर एनएलपी जो है वो वाइंड अप हो सकती है, राइट? Okay, so our next question is explain the procedure for change of registered office of LLP from one state to another state. तो क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो अगर आपका LLP का एक ऑफिस है, वो दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, फिर आप उसको किसी और स्टेट में लेट्स सपोज हरियाणा में सिचुएट कराना चाहते हो, तब उसका क्या प्रोसीजर होगा? अगर आपको LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? तो सबसे पहली बात, जो हमको वो प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि रूल 17 के अंदर मेंशन है। रूल 17 ऑफ एलएलपी के अंदर मेंशन है। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, हम वो प्रोसीजर्स देखेंगे जो एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर बनाए गए हैं। एलएलपी एग्रीमेंट मतलब वो एग्रीमेंट जो कि हमने एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी इन कॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी फ्रेम किया था, जो कि गवर्न करते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड एग्रीमेंट्स, म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पार्टनर्स के बीच में, एलएलपी के बीच में क्या हुई। पर अगर एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं बताता है, तब जो पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स होंगे, उनकी जो कंसेंट कहेंगी, हम वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पर अगर हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस जो है चेंज हो रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो हम अब भाई, एक बहुत बड़ी बात है कि आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस ही चेंज हो रहा है। आप एक जगह सिचुएट थे, आपने वो कंपनी उठा के, अपने वो एलएलपी उठा के, वो चीज़ उठा के कहीं और शिफ्ट कर दी है, तब आपने सिक्योर क्रेडिटर्स की भी कंसेंट लेनी पड़ेगी। कंसेंट मतलब अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा। किनको? सिक्योर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिनके वो सिक्योर है, सिक्योर मतलब जिनके ऊपर आपने कुछ मॉर्गेज दे रखा है, मतलब उनकी सिक्योरिटी इंश्योर कर रही है कि इनको तो हम पेमेंट करेंगे ही। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आप चेंज कर रही हो, आप अपने एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो, सबसे पहले आपको वो प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि रूल 70 ऑफ एलएलपी रूल्स के अंदर दे रखे हैं। अब सबसे पहली बात, आप क्या करोगे, आप एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर जो प्रोसीजर दे रखा है उसको देखोगे। अगर कोई प्रोसीजर नहीं दे रखा तो आप सारे पार्टी की कंसेंट लोगे और वो जो कहते हैं वो करोगे। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो आप सिक्योर क्रेडिटर्स की भी कंसेंट लोगे, ठीक है? उसके बाद एलएलपी क्या करके चलेगी, एलएलपी जो है एक पब्लिक नोटिस देगी। पब्लिक नोटिस मतलब कि पूरी पब्लिक को एक अवेयर करवाएगी एटलीस्ट 24 डेज बिफोर एनी चेंज, नोटिस ऑफ चेंज। जब जो भी एलएलपी है वो रजिस्ट्रार को अपना एक नोटिस फाइल करेगी, अपना एक रजिस्ट्रार को नोटिस फाइल करेगी फॉर्म 15 के अंदर। एलएलपी रजिस्ट्रार को नोटिस फाइल करेगी, उसके एटलीस्ट 21 दिन पहले उसको एक पब्लिश नोटिस निकालना होगा, ठीक है? किस एक डेली न्यूज़पेपर के अंदर जो कि इंग्लिश के अंदर होगा और एक लोकल लैंग्वेज होगा, उस न्यूज़पेपर के अंदर उसको एक पब्लिक नोटिस निकालना पड़ेगा कि सो एंड सो हमारी कंपनी थी, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर जा रहा है, ठीक है? उसके बाद ये देखो, लेट्स सपोज एलएलपी जो है वो फॉर्म 15, हमारा जो फॉर्म 15 है वो यहाँ पे सबमिट करा रही है। इसके एटलीस्ट 21 डेज पहले, फॉर्म 15 जब सबमिट करा रही है उसके एटलीस्ट 21 डेज पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक पीएन, पीएन मतलब कि एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। और पब्लिक नोटिस भी जाएगा 2 जगहों पे। कैसे 2 जगहों पे? एक जाएगा आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक जाएगा आपका वर्नाक्युलर यानी लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर के अंदर। और फॉर्म 15 के अंदर क्या करेंगे, फॉर्म 15 के अंदर हम एलएलपी जो है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने की इन्फॉर्मेशन जाएगी किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, ठीक है? अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे, जहाँ पे आरओसी का ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो रहा है, तब भी सेम चीज़ है, पब्लिक नोटिस जाएगा और फॉर्म 15 के अंदर फाइलमेंट होगी, ठीक है? ये सारी सेम चीज़ें लिख रखी है। नेक्स्ट, अगर नोटिस ऑफ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो नोटिस ऑफ चेंज है वो कहाँ जाएगा, फॉर्म नंबर 15 के अंदर। हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, फॉर्म 15 के अंदर चेंज जाएगा, नोटिस जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंज का, विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स अलॉन्ग विद द रिक्विजिट फीस, ठीक है? फीस के साथ, जो भी नोटिस को फाइल करने की फीस वगैरह लगेगी, प्रोसीजर की फीस लगेगी, फीस जाएगी साथ में, और 30 दिनों के अंदर नोटिस आपको देना पड़ेगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि नोटिस जिस दिन आपने फाइल करोगे उसके एटलीस्ट 21 डेज पहले तक तो 21 डेज पहले तक तो आपको अपना एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। और जिस दिन आप सोच रहे हो कि आपको आपका एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, इससे 30 दिनों में, मतलब इससे 30 डेज के अंदर आपको वो फॉर्म 15 भी फिल कराना पड़ेगा, ठीक है? अब फॉर्म 15 जो होगा वो कैसा, ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, बहुत एक बड़ा फॉर्म होता है। तो उसके अंदर जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं वो सारे साइन करके चलेंगे, ठीक है? और उसको सर्टिफाई कौन करेगा, कंपनी का, मतलब एलएलपी का कंपनी सेक्रेटरी सीएस,
या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर जो है वो उसको सर्टिफाई करके चलेगा कि जो भी चीज़ है वो बिल्कुल सही कही गई है। ठीक है? तो सम अप करने के लिए हम क्या कहेंगे कि अगर एलएलपी जो है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो रूल्स प्रोसीजर्स दे रखे हैं रूल नंबर 17 के अंदर ऑफ एलएलपी रूल्स वो देखेंगे। उसके बाद एलएलपी एग्रीमेंट देखेंगे, एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स की कंसेंट देखेंगे और सिक्योर क्रेडिटर्स की कंसेंट देखेंगे। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, जब हम चाहते हैं कि हम अपना एलएलपी का रजिस्टर ऑफिस चेंज करें, उसके 30 दिनों के अंदर विदिन अ पीरियड ऑफ 30 डेज हम क्या करेंगे, एक फॉर्म 15 जो है वो रजिस्ट्रार को फाइल करके चलेंगे इन सच मैनर एंड इन सच वे एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और हम उसको रजिस्ट्रेशन फीस या रिक्विजिट फीस वगैरह भी पे करके चलेंगे। और जिस दिन हम फॉर्म 15 कर रहे हैं उसके एटलीस्ट 21 डेज पहले हम एक पब्लिक नोटिस देंगे इन डिक्टेटिंग टेलिंग कि हमारा एलएलपी का रजिस्टर ऑफिस है वो चेंज हो रहा है। 2 लैंग्वेजेस में जाएगा, एक इंग्लिश और एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज के अंदर। ठीक है? और नेक्स्ट चीज़, जो भी अगर चेंज हो रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस का एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, जहाँ पे आरओसी का जुरिसडिक्शन चेंज हो रहा है, फॉर्म नंबर 15 जाएगा, स्टेट चेंज हो रही है, फॉर्म नंबर 15 जाएगा, ये सारी चीज़ें जाएँगी। और जो फॉर्म 15 है वो साइन करेगा आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर और सर्टिफाई करेगा सीए या सीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रूल रिगार्डिंग द चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। एलएलपी का नाम हम चेंज कर रहे हैं तो इसके क्या रूल्स होंगे? एलएलपी का नाम हम चेंज कर रहे हैं तो एलएलपी का नाम हम चेंज कब कब कर सकते हैं? जब एलएलपी का नाम या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वो अनडिजायरेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन के अंदर वो जो नाम है उनको लगता है वो गलत है, या फिर टू नियरली रिजेंबल विद एनी अदर एलएलपी कंपनी और एनी अदर ट्रेडमार्क ऑफ दैट। मतलब अगर उनको लगता है कि नाम जो है वो अनडिजायरेबल है, इंडिया करके नाम लिख दिया, धाकड़ प्रिंसिपल रख के धाकड़ एलएलपी नाम रख दिया, मतलब कुछ भी गलत सलत नाम रख दिया, तो वो नाम गलत है इसलिए लग सकते हैं, या फिर नाम जो है वो इजीली रिजेंबल कर रहा है किसी और एलएलपी के साथ तब कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो एलएलपी को एक टाइम लिमिट देगी, 3 महीने का टाइम लिमिट देगी। वो चाहेगी कि एलएलपी जो है अपना नाम चेंज करे और एलएलपी को वैसा ही करना पड़ेगा। और एलएलपी जो अपना नाम चेंज करती है वो उसको रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है, ये तो एक हो गया ऑब्लिगेशन की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। एलएलपी खुद चाहे तो फिर अपना वॉलंटरी भी नाम चेंज कर सकती है। उस केस के अंदर भी उसको जो उसका नाम चेंज होगा वो रजिस्ट्रार को फाइल कराना पड़ेगा। तो हमारी एक तरीके से क्या हो गए, हमारे 2 वेज़ हो गए हैं। एलएलपी के नाम चेंज करने के 2 वेज़ है। एक तो वो सेल्फ मतलब वॉलंटरी कर ले और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कर ले। तो एज़ पर सेक्शन 17 ये कहाँ चीज़ दिख रखी है सेक्शन 17 के अंदर, क्या कह रही है? इफ थ्रू इट्स इनएडवर्टाइज और अदरवाइज, कुछ गलती से या कुछ वैसे भी अगर एलएलपी का जो नाम है वो रॉन्गली रजिस्टर हो गया, एलएलपी का गलत नाम रजिस्टर हो गया, या फिर एलएलपी का ऐसा नाम रजिस्टर होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़रों के अंदर एग्जिस्टिंग है, आइडेंटिकल है, मतलब पहले से ही ऐसी एलएलपी एक बनी हुई है, या फिर अनडिजायरेबल है, वही चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र के अंदर या तो वो अनडिजायरेबल है या फिर टू नियरली रिजेंबल है, एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिकल है किसी और एलएलपी के साथ। तो उस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी को कह सकती है कि अपना आप नाम चेंज करो। उस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एलएलपी को कहेगी, टाइम लिमिट देगी, 3 महीने के अंदर एलएलपी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, और एलएलपी ऑल्सो वॉलंटरली भी चाहे तो अपना नाम चेंज कर सकती है। एलएलपी वॉलंटरी चाहे तो अपना नाम चेंज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर अपॉन रिडक्शन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एलएलपी। तो याद करो हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था, हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि मेंबर की क्या लायबिलिटी होगी अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एलएलपी कम हो जाते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन एलएलपी कितने चाहिए होते हैं? एटलीस्ट दो। अगर 2 मेंबर्स है तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अगर 2 मेंबर्स होने चाहिए वही हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। हमने एक हमारा प्रोविजन पढ़ा था कि अगर जो भी 2 मेंबर्स है जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है वो एलएलपी को कैरी ऑन करेंगे, पर अगर किसी भी केस की वजह से एलएलपी जो है उसका सिर्फ एक ही नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो मिनिमम बिलो 2 हो गए हैं, 2 से कम हो गया तो 1 हो गया, 1 भी नहीं है, तो एलएलपी को और ऐसा होते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, एलएलपी में मेंबर रिड्यूस्ड बिलो 2, 2 से कम हो गए और ऐसा होते हुए 6 महीने हो गए, तो जो पार्टनर है, जो अकेला पार्टनर है वही बिज़नेस को कैरी फॉरवर्ड करेगा उन 6 महीने के लिए। और वो जो बिज़नेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है उन 6 महीने को, अगर उसको उस चीज़ की नॉलेज है कि वो अकेला ही ऐसा बंदा है, और उन्होंने प्रोविज़न जो है उनको फॉलो नहीं करा, एक और पार्टनर अपॉइंट नहीं करा, तो जो पार्टनर जिस एलएलपी को अकेले ही कंटिन्यू कर रहा है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा एलएलपी की सारी ऑब्लिगेशंस के लिए। हमने क्या पढ़ा था, एलएलपी जो है एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। एलएलपी जो है एक लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी है वो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है, मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। पर अगर एक मेंबर जो कि जिसको इस बात की नॉलेज है, मेन चीज़ क्या है उस चीज़ की इसको नॉलेज होना, जिसकी उसको नॉलेज है कि एलएलपी ने प्रोविजंस का डिसकम्प्लायंस किया है, कंप्लायंस नहीं किया है,
तो फिर वो पर्सनली लायबल होगा। तो वो कह रहे हैं कि एक्ट क्या कहता है, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए एक एलएलपी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो अगर किसी भी टाइप से जो मेंबर्स हैं या पार्टनर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी के वो रिड्यूस बिलो 2 हो जाते हैं, 2 से कम हो जाते हैं, और एलएलपी फिर स्टिल अपना बिज़नेस कंटिन्यू कर रही है 6 महीने से ज़्यादा के लिए। 6 महीने से ज़्यादा तक रिड्यूस बिलो 2 से कम मेंबर्स के साथ ही अपना बिज़नेस कंटिन्यू कर रही है। तो जो ओनली पार्टनर जो एलएलपी का है, जो उस बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहा है वो 6 महीने के लिए, और उसके पास उस चीज़ की नॉलेज है। मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, उसको इस चीज़ की नॉलेज होना। उसको इस चीज़ की नॉलेज है कि वो अकेले ही इस बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहा है, तो वो बंदा जो होगा वो पर्सनली लायबल हो जाएगा एलएलपी की सारी ऑब्लिगेशंस के लिए, राइट? नेक्स्ट चीज़, डिस्टिंग्विश बिटवीन एलएलपी एंड ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। एलएलपी और ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के अंदर क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात, एलएलपी जो है हमारा एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, पर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है? नेक्स्ट, एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एलएलपी एक स्यू भी कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, ओन कर सकती है, होल्ड कर सकती है, प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, कॉमन सील रख सकती है, ठीक है? स्यू कर सकती है, स्यू हो सकती है, तो एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स और पार्टनरशिप वन एंड द सेम थिंग है। पार्टनरशिप को ही पार्टनर्स माना जाता है, उसके अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी का कोई कंसेप्ट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। लायबिलिटी, एलएलपी की लायबिलिटी मेंबर्स की पार्टनर्स की वहाँ पे लिमिटेड होती है, पर हाउएवर इन द केस ऑफ फ्रॉड, अगर उसने विलफुल फ्रॉड किया है, जानबूझ के क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने की, उनके साथ गलत करने की कोशिश करी है, तो उस केस के अंदर जो पार्टनर्स होंगे वो पर्सनली लायबल होंगे। पर पार्टनरशिप के अंदर जो लायबिलिटीज होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। एलएलपी में लिमिटेड, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड। एलएलपी में अनलिमिटेड हो सकती है अगर पार्टनर्स ने किसी के साथ डिफ्रॉड किया है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी है। परपेचुअल सक्सेशन, एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट एलएलपी कैन कंटिन्यू एंड स्टे फॉरएवर। तो मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे। दैट मीन्स डेथ, insolvency, insanity and retirement of any partner of LLP does not dissolve the LLP। ठीक है, पर पार्टनरशिप के अंदर कोई भी परपेचुअल सक्सेशन जैसा कंसेप्ट नहीं है। अगर किसी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट हो जाती है तो पार्टनरशिप जो है वहां पे डिसॉल्व हो जाती है, राइट? नेक्स्ट, फॉर्मेशन एंड सेसेशन, बनती कैसे है और खत्म कैसे होती है? एलएलपी बनती कैसे है? एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हम फाइल करते हैं। हमने पढ़ा था एलएलपी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हम फाइल करते हैं रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, जिसको हम एलएलपी एग्रीमेंट कहते हैं। वो लीगैलिटी देता है, वो एलएलपी की एक लीगल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, जो कि हमारा एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है। क्रिएशन कैसे होती है? फॉर्मेशन एंड क्रिएशन भी ऐसे। और पार्टनरशिप कैसे बनती है? पार्टनरशिप अगर या तो ओरली बन सकती है, रिटर्न नहीं होती, ओरली हो सकती है, या फिर रिटर्न है तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, एलएलपी के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो एलएलपी की होती है, वो इंडिविजुअल मेंबर्स की नहीं होती है। अपनी ऑब्लिगेशंस के लिए एलएलपी सेल्फ ही लायबल होता है, पर पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो पार्टनर्स की ही इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। नंबर ऑफ पार्टनर्स कोई लिमिट नहीं है, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या है? 10 होने चाहिए बैंकिंग कंपनीज के लिए और 20 होने चाहिए बिजनेसेस के लिए। किसके अंदर? ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के अंदर। रजिस्ट्रेशन जो है एलएलपी का कंपलसरी हो गया है, पर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। और कन्वर्जन, एलएलपी जो है पार्टनरशिप में कन्वर्ट नहीं हो सकती। हाउएवर अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। एलएलपी अच्छा है, एडवांस फीचर है, तो पार्टनरशिप फर्म जो एग्जिस्टिंग बनी हुई है वो एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, पर एलएलपी बैक टू पार्टनरशिप नहीं जाएगी। तो कितने डिफरेंसेस है? 9 डिफरेंसेस है। आप कोई भी 6, 7, 8 याद कर लो, कोई भी अपनी मर्जी से आप बना लो। आप बेसिकली इनके जो बेसिस ऑफ डिफरेंसेस है सिर्फ ये, जो ये वाला पोर्शन है सिर्फ ये याद कर लो। अगर आपको ये भी याद हो जाता है तो आप अंदर का कंटेंट खुद ही फ्रेम कर पाएंगे, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एलएलपी एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो एलएलपी, हमने सबसे पहली बात रेगुलेशन एक्ट पढ़ लेंगे। एलएलपी में एलएलपी एक्ट 2008 है, कंपनीज में द कंपनीज एक्ट 2013। नंबर ऑफ मेंबर, एलएलपी की कोई लिमिट नहीं है कितने मेंबर्स हो सकते हैं, पर हाउएवर इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी, अगर आपकी कंपनी पब्लिक है तो मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। However, if you have a private limited company, then you should have a minimum of 2 members and maximum की लिमिट है 200। तो क्या है? 2 200 7 9, 2 200 7 9, ठीक है। एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है। मैनेजमेंट, एलएलपी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एलएलपी का मैनेजमेंट सबसे पहले तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स करते हैं। अगर कंपनी है तो कंपनी के अंदर मेंबर्स जो वगैरह हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि शेयर होल्डर्स द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं, वो बिजनेस के अफेयर को कंट्रोल करते हैं। एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और जो कि ऑथराइज करे जाते हैं एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो डीड होती है वही मेन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है, जिससे दिखता है कि ये जो है पार्टनरशिप या ये जो एलएलपी है वो एग्जिस्ट करती है, वो बन चुकी है, इनकॉर्पोरेट हो गई है।
पर कंपनी के केस के अंदर एमओए एंड एओए, दीज आर टू गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये कंपनीज के अफेयर को गवर्न करते हैं। जो चीज़ें एमओए के अंदर एओए के अंदर लिखी जाती है वही चीज़ें फॉलो करती है। अगर कोई भी चीज़ कंपनी को, कोई भी बिजनेस को, कोई भी एरिया, कोई भी पर्पस एमओए के अंदर डिफाइन नहीं है और कंपनी वो काम करते हैं, जो कि फिर वो अल्ट्रा वायरस कहलाया जाता है, दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कंपनीज अफेयर। तो एमओए एंड एओए डिफाइन द कंपनी स्कोप ऑफ बिजनेस, की कंपनी का क्या दायरा है, उसकी लिमिटेशंस, बाउंड्रीज डिफाइन करती है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, एमओए एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेन डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे। नेक्स्ट चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है हमने भी पढ़ा था, क्या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा सकता है, अलाउड है, कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ हम रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर सकते हैं। पर कंपनीज के केस के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेंज हो सकता है विद अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज चाहिए होती है, क्योंकि कंपनी का एक मेन फीचर ये है कि कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा हैवी डॉक्यूमेंटेशन होती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। पर एलएलपी के अंदर क्या है, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड डूइंग बिजनेस है, मतलब बिजनेस हम फॉर्म कर सकते हैं और बना सकते हैं बहुत ईजी मैनर में, लेस कंप्लाइंसेस है। मैनेजमेंट एंड अकाउंट, मेंटेनेंस एंड अकाउंट, तो वो कह रहा है अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। एलएलपी के अकाउंट्स हम तभी ऑडिट कराएंगे अगर टर्नओवर जो है हमारी 40 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रही है, या कंट्रीब्यूशन हमारा 25 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। तो अब समझो टर्नओवर और कंट्रीब्यूशन में फ़र्क क्या है, राइट। टीओ मीन्स टर्नओवर। टर्नओवर मतलब क्या होती है, हमारी सेल्स, राइट। सेल्स में से जब हम माइनस कर देते हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट, तब हमारा आता है कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से हमने क्या माइनस कर दी, अपनी वेरिएबल कॉस्ट, नॉट फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अभी भी है, कंट्रीब्यूशन के अंदर फिक्स कॉस्ट इंक्लूड है। अगर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटा देते हैं तब हमारा आता है प्रॉफिट, राइट। तो क्या कहना चाह रहा है ये, या तो तुम्हारी टर्नओवर मतलब तुम्हारी सेल्स 40 लाख होनी चाहिए, या फिर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटा के अगर तुम्हारा 25 लाख से ऊपर का है क्या कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तब आपको अपने अकाउंट्स जो है वो ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। पर कंपनी है, कंपनी का ऑडिट हमेशा होता है, इवन उसके कोई भी टर्नओवर से रिलेटेड, उसके टर्नओवर जीरो भी हो ना तब भी कंपनी का ऑडिट होता है। तो कंपनी का ऑडिट जो है वो, तो कंपनी का जो ऑडिट है वो कंपल्सरी होता है। तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑल द एक्सेप्ट इन ऑल केसेस एक्सेप्ट डेलिबरेट फ्रॉड। वही चीज है, पार्टनर्स की लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनर की लायबिलिटी क्या लिमिटेड है, पर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी इन केस ऑफ डेलिबरेट फ्रॉड, मतलब जानबूझ के किया गया, अगर फ्रॉड किया है, कोई रॉन्गफुल एक्ट किया गया है, ठीक है, तब पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। पर अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है अपॉन एग्री टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। मेंबर्स ने, शेयर होल्डर्स ने जितनी अपनी कैपिटल लगा रखी है, जितना उसके अंदर खर्चा कर रखा है, जितना उसने कंट्रीब्यूशन कर रखा है, वहीं तक की मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। तो इस केस के अंदर भी सेम है, 7-8 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इनके सिर्फ बेसिस याद कर लीजिए और आगे के पॉइंट्स आपके खुद ही बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, स्टेट द प्रोसीजर एंड इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म इनटू एलएलपी। अभी हमने पढ़ा था कि अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी, बट एन एलएलपी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो हम एक बार समझ लेते हैं, एक बेसिक चीज इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सेम चीज रहती है, पार्टनरशिप फॉर्म इनटू एलएलपी, प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, सारी फॉर्मेट सेम रहते हैं, बस हम देखेंगे कन्वर्जन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, राइट। सो अब पार्टनरशिप फॉर्म जो है, सबसे पहली बात तो वो कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी के अंदर। कौन कहता है, सेक्शन नंबर 55 कहता है एलएलपी का। सेक्शन 55 का कहता है पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था कि एलएलपी के प्रोविजंस, अगर एलएलपी के जो म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती है वो डिफाइन करता है हमारा एलएलपी का एग्रीमेंट। अगर एलएलपी का एग्रीमेंट एब्सेंट है नहीं, तो हम कौन से, अगर हमको कोई भी चीज के ऊपर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या होगी वो चीजें जाननी है, तो हम क्या देखेंगे, प्रोविजंस, फॉर प्रोविजंस जो कि होंगे शेड्यूल्ड इन फर्स्ट शेड्यूल्ड, प्रोविजंस जो कि फर्स्ट शेड्यूल के होंगे एलएलपी एक्ट के। ठीक है, अगर प्रोविजंस जो कि फर्स्ट शेड्यूल के होंगे एलएलपी एक्ट के, तो हम तब देखेंगे अगर हमारा एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो मिसिंग है, वो नहीं है। नेक्स्ट चीज, अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म को हमको एलएलपी में कन्वर्ट करना है, तो हम वो प्रोविजंस देखेंगे जो कि सेकंड शेड्यूल के अंदर दे रखे हैं एलएलपी एक्ट के। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि कन्वर्जन कैसे होगा, कन्वर्जन होगा जब हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कैसे, उसके पास इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देके, और भी जो भी कंप्लाइंसेस वगैरह है, स्टेटमेंट देके, किसी सीए की, सीएस की, या फिर कोई भी पर्सन जो कि अपना नाम सब्सक्राइब कर रहा है, तो अपने पास जब आरओसी के पास रजिस्टर करेंगे एलएलपी को, वैसे तब जाके हमारी जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, वो एलएलपी में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो एक बंदे को क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले तो उनको अब एलएलपी है, एलएलपी के अंदर आपको क्या है पार्टनर्स नहीं होते हैं, डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं मिनिमम 2। तो एलएलपी को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसके कौन डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स बनेंगे। डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स को अपना डीपीआईएन ऑब्टेन करना पड़ेगा, दैट इज़ डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स अपना डीपीआईएन ऑब्टेन करेंगे, ठीक है? उसके बाद डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स की ड्यूटी बनती है कि वो सारे एप्लीकेशंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आरओसी को इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन जो है वो फाइल करवाएँ, ठीक है? उसके बाद एसरटेन करेंगे, क्या एसरटेन करेंगे कि क्या जो नाम है एनएलपी का वो फॉर्म इनटू व्हिच द फॉर्म इज़ टू बी कन्वर्टेड इज़ अवेलेबल और नॉट? क्या जो फॉर्म का नाम है वो एनएलपी का नाम अवेलेबल है क्या नहीं है, वो कन्वर्ट हो सकता है उसके अंदर या नहीं हो सकता? बिकॉज़ फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले नेम की अवेलेबिलिटी देखेंगे जो कि प्रपोज़ करा जा रहा है, राइट? जो नाम हम चाहते हैं वो अवेलेबल है क्या नहीं है, हम सबसे पहले वो चेक करेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ क्या आई है हमारी कि हम देखेंगे कि वेदर द नेम ऑफ एलएलपी इनटू व्हिच द फर्म इज़ एग्रीड टू बी कन्वर्टेड इज़ अवेलेबल और नॉट। क्या वो नाम जो है जो फर्म जिस नाम पे एग्री कर रही है कन्वर्ट होने के लिए वो अवेलेबल भी है क्या नहीं है। उसके बाद हम क्या बनाएँगे एक एलएलपी एग्रीमेंट बनाएँगे और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को हम ड्राफ्ट करेंगे, प्रिंट कराएँगे और आरओसी को सबमिट करा देंगे। किसके अंदर? हम एप्लीकेशन देंगे आरओसी को ऑनलाइन फॉर्म नंबर 17 के अंदर। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को हम एक एप्लीकेशन देंगे फॉर्म नंबर 17 के अंदर, वहाँ पे उस रजिस्ट्रार को जहाँ पे आपका एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस अगर दिल्ली में है तो दिल्ली के रजिस्ट्रार को आप फॉर्म नंबर 17 के अंदर क्या-क्या चीज़ें दोगे? एलएलपी एग्रीमेंट दोगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दोगे और पूछोगे कि जो नेम जो है वो अवेलेबल है क्या नहीं है, ठीक है? उससे डीपीआईएन डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो ऑब्टेन करोगे, डिसाइड करोगे आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या है। अब एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या-क्या देना होगा? एप्लीकेशन के अंदर आपको देनी होगी स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट देनी होगी आपके सारे पार्टनर्स से, ऑल ऑफ द पार्टनर्स। क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ पार्टनर्स ने दिए कुछ नहीं दिए, क्या वो एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन वैलिड माना जाएगा? नहीं, बिकॉज क्यों? क्योंकि उसने पूरी चीजें अपनी कंप्लाइंसेस पूरे नहीं करे। हाउएवर अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है, पता नहीं चला इस चीज के बारे में, तब वो इनकॉर्पोरेशन एलएलपी का एक कंक्लूसिव एविडेंस है, तब एलएलपी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आस्क नहीं हो सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? हमें एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी सारे पार्टनर्स की, जिसके अंदर हम पार्टनर का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे कि जिस दिन वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालेंगे कि पार्टनरशिप फर्म की डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, पार्टनरशिप फर्म कब रजिस्टर हुई थी। तो एक स्टेटमेंट देंगे सारे पार्टनर्स का जिसके अंदर नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा फर्म का नाम क्या है, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। उसके बाद अपना एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देंगे, स्टेटमेंट देंगे नेक्स्ट बाय सीए, सीएस, एडवोकेट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, जो कि एनएलपी के फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड है, जो कि फॉर्म एनएलपी के फॉर्मेशन के अंदर एंगेज है कि सारे भी कंप्लायंसेस जो है वो रिक्वायरमेंट्स ऑफ इस एक्ट है वो कंप्लाई हो गए हैं, सारे कंप्लायंसेस फुलफिल हो गए हैं। तो स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद जितने भी क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स जो है उनकी लिस्ट देंगे। पार्टनरशिप फर्म के जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनकी लिस्ट देंगे, उनकी कंसेंट के साथ कि येस वी आर एग्रीइंग फॉर द कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, राइट? उसके बाद द क्लियरेंस अप्रूवल और परमिशन फ्रॉम द कंसर्न बॉडी अथॉरिटी। अगर कोई भी बॉडी के जैसे पार्टनरशिप एक्ट को गवर्न करता था पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो कोई भी बॉडी वगैरह से कोई भी अप्रूवल वगैरह चाहिए तो वो परमिशन वगैरह भी अटैच करेंगे और अदर अटैचमेंट्स के अंदर हम इनकम टैक्स रिटर्न की कोई भी मतलब टैक्स रिटर्न जो है वो पूरी फाइल कर रखी है, कोई भी ड्यूज वगैरह पेंडिंग नहीं है या कोई भी पीनल प्रोसीडिंग्स पेनल्टीज वगैरह नहीं है, वो सारी डिटेल्स भी हम शेयर करेंगे। तो मेनली क्या क्या डिटेल्स है, स्टेटमेंट देनी है सीएस की एसेट्स लाइबिलिटीज को लेकर कि जो एसेट्स लायबिलिटीज़ है कंपनी के वो ड्यूली सर्टिफाइड है। सीए के द्वारा एसेट लायबिलिटीज़ जो है कंपनी के बारे में वो करेक्ट एंड ट्रू पिक्चर दिखा रहे हैं कंपनीज़ के अफेयर की, वो स्टेटमेंट देंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देंगे। स्टेटमेंट देंगे रिलेटेड टू द नेम ऑफ द फर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। स्टेटमेंट देंगे कि सारे कंप्लायंसेस वगैरह फुलफिल कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न और पेनल प्रोसीडिंग्स और ऐसी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कराएँगे और जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनकी लिस्ट देंगे कि उनका जो वो कंसेंट को मतलब अपना वो कन्वर्जन के लिए अपनी कंसेंट दे रहे हैं। कोई भी क्लियरेंस अप्रूवल की परमिशन वगैरह चाहिए कोई अथॉरिटी के द्वारा तो वो भी देंगे, ठीक है? तो ये सारे डॉक्यूमेंट दे के साथ-साथ हम क्या करेंगे, एक फ़ीस वगैरह भी देंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह भी देंगे और कुछ भी जो हमको प्रोवाइड कराना है, पे करना है, वो सारी चीज़ें हम पे करेंगे। ये सारी चीज़ें मिलने के बाद जो आरओसी है, वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन, वो जो कन्वर्ट करना चाहता है पार्टनरशिप फर्म इनटू अ एलएलपी, उस चीज़ को वो रजिस्टर कर लेगा। सारे डॉक्यूमेंट रिसीव करने के बाद आरओसी जो है वो स्क्रूटिनाइज़ करेगा, देखेगा कि सारी चीज़ सही है कि नहीं है और अगर वो सैटिस्फाई हो जाता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लेगा और इश्यू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू कर देगा। अब उस द इश्यू उसने सर्टिफिकेट कर दिया, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इफ़ेक्ट का मतलब क्या है कि अगर एलएलपी है वो इनकॉर्पोरेट हो गई, पार्टनरशिप फर्म जो है वो एलएलपी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो जाएगा, तो क्या होगा?
द रजिस्ट्रार अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जो फॉर्म वगैरह है वो एलएलपी के अंदर कन्वर्ट हो गई है, उसने सारे कंप्लाइंसेस फुलफिल कर दिए हैं, ठीक है, जो प्रोविजन सेट कर रखा था, जो कि प्रोविजन दे रखा था शेड्यूल 2 के अंदर, वो कंप्लाई हो गए हैं, तो उसके बाद रजिस्टर कर लेगा सारे डॉक्यूमेंट्स को। उसके अंदर जो रजिस्ट्रार है वो फुलफिल करने के बाद, स्क्रूटिनाइज करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लेगा और सर्टिफिकेट पे एक डेट स्पेसिफाई कर देगा कि एनएलपी जो है वो इस दिन से इनकॉर्पोरेट हो गई है। अब एक चीज और, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन रिमूव करेगा। हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप फॉर्म एक एलएलपी के अंदर कैसे कन्वर्ट हो सकती है। तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो सेक्शन 55 के अंदर इस कन्वर्जन को अलाउ करा गया है, कैसा कन्वर्जन हो सकता है। हम वो प्रोविजंस देखेंगे जो कि शेड्यूल 2 के अंदर दे रखे हैं एलएलपी एक्ट के अंदर। प्रोविजंस शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 के अंदर क्या दे रखे हैं, प्रोविजन शेड्यूल 3 के अंदर दे रखे हैं जो कि प्राइवेट कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है, और शेड्यूल 4 के अंदर ऐसे प्रोविजन दे रखे हैं जो कि पब्लिक कंपनी अगर एलएलपी के अंदर कन्वर्ट होना चाहती है, तब प्रोविजंस 3 और 4 लगेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डीपी डिसाइन करना पड़ेगा, डीपी को डीपीआईएन दिलवाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद हमें अपना नाम जो है कंपनी का, फर्म का, ठीक है? वो बताना पड़ेगा, एलएलपी एग्रीमेंट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल कराना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद फॉर्म नंबर 17 ऑनलाइन फॉर्म में देना पड़ेगा, जिसके अंदर हम क्या देंगे, एक स्टेटमेंट देंगे सारे पार्टनर्स की, जिसके अंदर हम फॉर्म का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देंगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देंगे, स्टेटमेंट देंगे सीएसीएस के द्वारा जो कि एंगेज है कि सारे कंप्लायंसेस फुलफिल हो गए हैं, स्टेटमेंट देंगे एसेस लायबिलिटी से ट्रू एंड फेयर है, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स देंगे उनकी कंसेंट की वो एग्री कर रहे हैं, अदर अटैचमेंट देंगे, पेनल प्रोसीडिंग्स वगैरह का कुछ नहीं है, क्लियरेंस अप्रूवल और परमिशन वगैरह हम प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद हम कुछ फीस देंगे, रजिस्ट्रेशन फीस देंगे और अपना कन्वर्जन करवा लेंगे। कन्वर्जन देने कॉपी रिसीव होने के बाद आरओसी जो है स्क्रूटनाइज करेगा, स्क्रूटनाइज करने के बाद सैटिस्फाई हो जाएगा तो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन दे देगा, जिसका इफेक्ट ये होगा कि एलएलपी हमारी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। नेक्स्ट, स्टेट द प्रोविजन फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी। सेम वे चलेगा, सारी से सेम चलेगी। अब देखो क्या है, प्राइवेट कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी जो है हमारा सेक्शन यहाँ पे 56 वहाँ पे गवर्न करता है कि yes, a private company can be converted into an LLP with the help of provisions that are set out in Schedule 3। थर्ड शेड्यूल के अंदर जो भी प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग एक प्राइवेट कंपनी जो है वो एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। अब उसके लिए रजिस्ट्रार को क्या कह रहे हैं, देयर इज नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एसेट सबसिस्टिंग ऑन द फोर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। क्या कहना चाह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी फॉर कन्वर्जन, कन्वर्जन कब हो सकता है, एक प्राइवेट कंपनी का एलएलपी में कन्वर्जन तब हो सकता है जब आरओसी को ये चीज़ की एश्योरेंस मिल जाएगी, इस चीज़ पे वो सैटिस्फाई हो जाएगा कि देयर इज़ नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द एसेट। मतलब जो कंपनी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अपने एसेट्स के अंदर, उस जब वो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उस टाइम पे प्राइवेट कंपनी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जो पार्टनर्स है एनएलपी का, व्हिच इज टू इट्स कन्वर्ट कंप्राइज ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी, नो वन एल्स। जो प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स है, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वही सारे लोग जो है वो एक एलएलपी के पार्टनर्स बनेंगे। मतलब प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वही लोग जो है वो पार्टनर्स बनेंगे यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट, द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इज अफेक्टेड बाय द रजिस्ट्रेशन। कन्वर्जन कैसे होगा, जब हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे किसका, एलएलपी का, कहाँ पे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बाय आरओसी के पास, ठीक है। जहाँ पे कहाँ पे कराएंगे, फॉर्म नंबर 18 के अंदर। फॉर्म नंबर 17 यहाँ पर था जहाँ पे प्राइवेट फॉर्म मतलब पार्टनरशिप फॉर्म थी। सो फॉर्म नंबर 18 के अंदर आपकी प्राइवेट कंपनी जो है वो एलएलपी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। द एप्लीकेशन इज टू बी accompanied बाय फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन के अंदर आपके ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एप्लीकेशन बाय ऑल द शेयर होल्डर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। एप्लीकेशन के अंदर आपके शेयर होल्डर्स की, कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पे होंगे आपके शेयर होल्डर्स, पार्टनरशिप फर्म है तो वहाँ पे होंगे आपके पार्टनर्स। तो वहाँ पे पार्टनर्स की स्टेटमेंट आती थी, यहाँ पे शेयर होल्डर्स की स्टेटमेंट जाएगी प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर। सारी सेम चीज़ें, अगर आपने अपना वहाँ वो वाला प्राइवेट कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म वाला ठीक से कर लिया तो आप प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी का भी ठीक से कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर्स की स्टेटमेंट जाएगी, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जाएगा, स्टेटमेंट बाय एडवोकेट सीएसीएस जाएगा, एसेस लायबिलिटी की स्टेटमेंट जाएगी, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स जाएगा, क्लियरेंस अप्रूवल जाएंगे, अदर अटैचमेंट जाएंगे, सारी सेम चीज़ें। कन्वर्जन क्या होगा कि एलएलपी कन्वर्ट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन अगर वो स्क्रूटिनाइज करेगा आरओसी, वो सैटिस्फाई हो जाएगा तो वो रजिस्टर कर लेगा, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन उसको इशू हो जाएगा फॉर्म नंबर 19 के अंदर, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, इफेक्ट्स क्या होगा कि वो एलएलपी जो है वो उस नाम से इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। एलएलपी इफेक्ट क्या होगा, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, उस नाम से वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर लिख रखा है, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जितनी भी टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल प्रॉपर्टी थी प्राइवेट कंपनीज की, तो इसके अंदर सारे एसेट्स, इंटरेस्ट, राइट्स, प्रिविलेजेस, लायबिलिटीज, जितनी भी सब कुछ था प्राइवेट कंपनी का, जितना भी सब कुछ था वो सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा एलएलपी को, राइट। द प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी कि वो डिसॉल्व हो गई है, खत्म हो गई है अपने नाम से,
और वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के नाम से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रजिस्टर से रिमूव हो गया है। माना जाएगा प्राइवेट कंपनी जब डिसॉल्व हो गई है, आरओसी के रजिस्टर से वो रिमूव हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलएलपी इज अ डेफिनाइट इम्प्रूवमेंट ओवर द पार्टनरशिप इन द नेचर ऑफ प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमने सबसे पहले ही सेकंड क्वेश्चन के अंदर देख लिया था कि व्हाई देयर इज अ नीड और व्हाट इज अ पर्पस और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग अ सेपरेट एंटिटी दैट इज द एलएलपी। एलएलपी इंट्रोड्यूस करने का मेन एक पर्पस क्या था? तो वही चीज़ बता रहे हैं कि एलएलपी जो है एक तरह की इम्प्रूवमेंट है ओवर पार्टनरशिप, ठीक है? जिसकी वजह से आपकी एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि आपका जो ट्रेडिंग है, बिज़नेस वगैरह है वो प्रमोट हो रहा है। बिकॉज़ देयर इज़ द रीज़न ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एलएलपी। हमें इसके अंदर बताना है एलएलपी का एक हाइब्रिड फीचर दैट इज़ इट गिव अस एम्पावरमेंट अबाउट मेकिंग द पार्टनर्स लायबिलिटी एज़ लिमिटेड एंड इट इज़ very essential and very a good feature has been introduced in the LLP, which is related to the less compliances and information and dissolution. फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कंप्लाइंसेस बर्डनसम वगैरह बहुत ज्यादा कम है, लिमिटेड फॉर्मेलिटीज है, ठीक है? तो क्या कहते हैं एलएलपी जो है एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी, एक नई तरह की बिजनेस एंटिटी है जिसके अंदर बहुत सारा प्रोफेशनल एक्सपर्टीज अभी आ रहा है। एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इनिशिएटिव वगैरह ले रहे हैं, इनोवेटिव चीज़ें अगर इसके अंदर आ रही हैं, मतलब कुछ भी अच्छे-अच्छे वर्ड्स लेके एलएलपी की थोड़ी-सी तारीफ़ कर देनी है, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एलएलपी जो है एज़ अ अल्टरनेटिव लेकर आए हैं पार्टनरशिप फर्म का। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म का एक अल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस करता है एलएलपी, जहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी पहले अनलिमिटेड हुआ करती थी, अब एलएलपी की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो गई है, एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी। जहाँ पे इनकॉर्पोरेट कंपनी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके अंदर जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, जो उसको गवर्न करते थे वैसे स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, बर्डनसम था, बहुत सारा लॉट्स ऑफ कंप्लायंसेस था, फॉर्मेलिटीज़ था। वहाँ पे विद ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, लेस फॉर्मेलिटीज़, ईज़ी प्रोसीजर के साथ एलएलपी इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है? एलएलपी का क्या कहना चाह रहे हैं कि द एलएलपी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय इट्स नेम एंड द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन। अपने नाम से एलएलपी जो है वो एंटर करती है, एलएलपी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होगी अपने नाम से होती है, किसी पार्टनर के नाम से नहीं होती, सो दैट बिकॉज़ इट हैज़ अ फीचर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। जो एलएलपी के पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू द कंट्रीब्यूशन दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, टू द कंट्रीब्यूशन दे हैव इन एलएलपी, राइट? एलएलपी जो होती है वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी देती है पार्टनरशिप एक्ट की और सारे बेनिफिट देती है कंपनी एक्ट के। फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप्स की देती है और कंपनीज के बेनिफिट देती है, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी देती है, कॉमन सील देती है, परपेचुअल ऑफ सक्सेशन देती है। दैट थिंग्स ऑफ कंपनीज आर आल्सो बेनिफिशियल इन एंड आर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन एलएलपी। सो एलएलपी क्या है? ओवर यस एक डेफिनेट इंप्रूवमेंट है। तो अगर आपका एक क्वेश्चन आ गया तो मेनली आपको इसके अंदर 2 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। एलएलपी का हाइब्रिड फीचर, एलएलपी की एक हाइब्रिड एंटिटी जिसको आपको रिलेट करना है पार्टनरशिप से, जिसको आपको रिलेट करना है कंपनी से। कंपनीज़ के फीचर से और पार्टनरशिप के फीचर से कंपेयर करके हमको ये लाइन लिख देनी है दैट इट इज़ ट्रूली सेड। Next, explain the concept of designated partner, also the liabilities under the LLP Act. Designated partners क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात हमें पता है कि हर LLP को मिनिमम ऑफ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इंश्योर करने होते हैं। मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स उनको चाहिए होते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के अंदर एक पार्टनर होना चाहिए रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होना चाहिए कि उसका जो पीरियड ऑफ स्टे है वो 182 डेज से कम नहीं होना चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर। पहले 1 साल के अंदर उसका स्टे इन इंडिया 182 डेज़ से कम का नहीं होना चाहिए, मतलब उतना या उससे ज़्यादा होना चाहिए। फर्दर अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही है जिसमें अरे एक ऐसी एलएलपी बन रही है जिसके अंदर सारे के सारे पार्टनर्स जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है? जिसमें सारे के सारे पार्टनर्स जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, या 1 या 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर पार्टनर्स जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। तो इसके अंदर एटलीस्ट 2 ऐसे इंडिविजुअल होने चाहिए जो कि पार्टनर्स उस लायबिलिटी के या फिर नॉमिनीज़ ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट के, ठीक है? बॉडी कॉर्पोरेट है, आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल लोग तो है नहीं, तो उसके अंदर एलएलपी को तो कोई आर्टिफिशियल पर्सन थोड़ी चलाएगा, नेचुरल लोग ही मिलकर चलाएँगे। तो बॉडी कॉर्पोरेट्स को अपने नॉमिनीज़ अपॉइंट करने होंगे या अपने ऐसे पार्टनर्स पर्सन अपॉइंट करने होंगे जो कि पार्टनर्स के बिहाफ पे ऐसा एक्ट करे, ठीक है? इंडिविजुअल जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं बन सकता एलएलपी के अंदर अगर उसने अपनी कोई प्रायर या प्रीवियसली अप्रूवल या कंसेंट नहीं दी है। कोई भी इंडिविजुअल चाहे तो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता। इंडिविजुअल तभी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा अगर वो अपनी अप्रूवल देता है कि यस आई वांट टू बिकम एन एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अंडर दिस एलएलपी, उस प्रिस्क्राइब मोड वगैरह में जो कि प्रिस्क्राइब करी गई है, ठीक है? हर एलएलपी को आरओसी के पास, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास कुछ पर्टिकुलर फाइल कराने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो कंसेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की, ये कि यस आई वांट टू बिकम एज और एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अंडर सो एंड सो एलएलपी। उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपना एक डीपीआईएन ऑब्टेन करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है?
तो ये चीज़ें क्या कह रही है, ये कह रहे हैं कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हर 2 कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, जिसके अंदर एक जो होना चाहिए वो डेजिग्नेटेड इंडिया होना चाहिए। डेजिग्नेटेड इंडिया का मतलब पीरियड ऑफ स्टे जो है वो 92 डेज़ से लेस या कम नहीं होना चाहिए। अगर एलएलपी के केस के अंदर सारे के सारे पार्टनर्स जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है? तो एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हमको एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट्स को अपॉइंट करने पड़ेंगे जो कि पार्टनर्स की तरह एक्ट करेंगे, या फिर नॉमिनीज़ देखेंगे बॉडी कॉर्पोरेट के जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है? अगर कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की तरह एक्ट नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल उसकी प्रीवियस कंसेंट या अप्रूवल नहीं है, जो कि फाइल करी जाएगी। प्रीवियस कंसेंट या अप्रूवल जो है वो फाइल करी जाएगी आरओसी को, उसकी कंसेंट जो है फाइल करी जाएगी आरओसी को, हर एलएलपी को उसको फाइल करना पड़ेगा, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है वो अपना डीपीआईएन ऑब्टेन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब लायबिलिटीज़ क्या होती है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की? डेजिग्नेटेड पार्टनर है, बहुत सारे अफेयर्स एलएलपी के वही गवर्न करेगा। तो जितने भी एक्ट्स करेगा, जितनी भी चीज़ें करेगा, जितने भी मैटर्स पे वो अपना इनिशिएटिव देगा, जो भी चीज़ें वो सॉल्व करेगा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है? वो उस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई भी पेनल्टी वगैरह एलएलपी पे इम्पोज़ होती है, कोई भी प्रोविज़न या कॉन्ट्रवेंशन से, कि ये काम ऐसा क्यों नहीं हुआ, कोई भी लीगल पेनल्टी अलाइज़ होती है, तो उसके लिए भी डेज़िग्नेटेड पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो क्या कह रहे हैं? डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होगा सारे एक्स मैटर्स के लिए और रिस्पॉन्सिबल होगा सारी पेनल्टीज़ पे जो कि एलएलपी पे इम्पोज़ करी जाती है। कोई भी पार्टनर डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स बन सकता है एलएलपी के एग्रीमेंट के अकॉर्डेंस में, और कोई भी पार्टनर डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स की जॉब या पोस्ट से असीज़ हो सकता है, छोड़ के जा सकता है एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डेंस में, राइट? अब क्या कहते हैं, एलएलपी जो है एक न्यू डेज़िग्नेटेड पार्टनर भी अपॉइंट कर सकती है 30 डेज़ के अंदर ऑफ वैकेंसी। जिस दिन एक बंदा छोड़ के जाता है, इंडिविजुअल छोड़ के जाता है फ्रॉम हिज पोस्ट एज़ डेज़िग्नेटेड पार्टनर, तो अगले 30 दिनों के अंदर एलएलपी जो है नया पार्टनर अपॉइंट कर सकती है। वो कैसे छोड़ के जा सकता है? चाहे उसने रिज़ाइन कर दिया हो, या उसकी डेथ हो गई या अदरवाइज़ कोई भी चीज़ है वो इनकैपेबल हो गया, ठीक है? बट जब तक कोई नया डेज़िग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं हो पाता है, तो जो वन डेज़िग्नेटेड पार्टनर है, वही फ़ोकस में आएगा, वही सारे डिसीज़न्स लेगा, ठीक है? एंड ईच पार्टनर शैल डीम टू बी अ डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स। तो क्या कह रहे हैं कि वो पार्टनर तो रहेगा ही रहेगा, और जो अदर पार्टनर्स हैं, उन सबको भी हम डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स मानेंगे, ठीक है? डेज़िग्नेटेड पार्टनर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले 2 होने चाहिए। इंडिया में रेज़िडेंट होना चाहिए, रेज़िडेंट इंडिया होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट्स और नॉमिनीज़ ले आओ। डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स को कंसेंट होनी चाहिए, कंसेंट को फाइल कराना है, डीपीआईएन ऑब्टेन करेगा। सारे मैटर्स पे रिस्पॉन्सिबल है, पेनल्टीज़ अराइज़ होंगी। कभी भी छोड़ के जा सकता है, 30 दिन के अंदर वैकेंसी में हमें फिल करना पड़ेगा, तब तक जो है सारे पार्टनर्स जो है वो डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स माने जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैरिंग ऑब्लिगेशंस एज़ लेट बिलो बाय द एलएलपी एक्ट शैल बी सोलली ऑफ द डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स, कि जितनी भी ऑब्लिगेशंस है जो कि एलएलपी एक्ट के अंदर दे रखी है, वो सारी डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स कैरी फॉरवर्ड करेगा और सारे डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स फुलफिल करेगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं, एज़ पर सेक्शन 8 क्या कहना चाह रहा है कि डेज़िग्नेटेड पार्टनर शैल बी, डेज़िग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा सारे एक्ट्स वगैरह को करने के लिए, जितने भी कंप्लायंसेस वगैरह है उन सबको फॉलो कराने के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल कराने हैं, स्टेटमेंट, रिटर्न, रिपोर्ट जितनी भी फाइल करानी है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट एंड टू द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, वो सारे फाइल करवाएगा, सारे कंप्लायंसेस देखेगा और सारे एक्ट मैटर वगैरह को देखेगा। कोई भी लायबिलिटीज वगैरह इम्पोज हुई है तो उसकी पेनल्टी वगैरह भी उनको दिखेगा, लायबल होगा वो सारी पेनल्टीज के लिए अगर कोई अराइज हुई है तो। तो सी तो मेन चीज़ क्या देखनी है हमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर इसके अंदर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंप्लायंसेस फाइल करना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करना, कंप्लायंसेस देखना, सारे मैटर्स वगैरह पे एक्ट करना अच्छी तरीके से, और लायबल होना सारी पेनल्टीज पे जो कि एनएलपी पे इम्पोज हो रही है, एनएलपी के किसी भी प्रोविजन का कॉन्ट्रवेशन की वजह से। अब डिस्कस द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या होता है? तो प्रोसीजर क्या है, कोई भी इंडिविजुअल पहली बात तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एलएलपी के अंदर नहीं बन सकता सबसे पहले अगर उसके प्रायर कंसेंट, प्रायर अप्रूवल हमारे पास नहीं आ पाती है उस फॉर्म में, उस मैनर में जो कि प्रिस्क्राइब करी गई है, और वो जो अप्रूवल है वो रजिस्ट्रार के पास जाती है। एलएलपी जो है वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा कि उसकी कंसेंट दिखाएगा उस बंदे की कि येस सो एंड सो इंडिविजुअल वांट्स टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर हैज एंड हैज आल्सो प्रोवाइडेड द कंसेंट, ठीक है? वो जाएगा और उसके 30 दिनों के अंदर सबसे पहली बात तो कंसेंट लेगा, और कंसेंट के 30 दिनों के अंदर वो जो कंसेंट है वो रजिस्ट्रार को फाइल करा देगा, ठीक है? ये प्रोसेस हुआ। उसके बाद जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बन रहा है, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर सैटिस्फाई करेगा वो कंडीशंस को, रिक्वायरमेंट्स को जो कि प्रिस्क्राइब करी गई है, जो भी कंडीशन, टर्म्स कंडीशन इम्पोज करी गई है, वो सारी चीज़ें उसको फुलफिल करेगा। और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है वो डीपीआईएन ऑब्टेन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है? जो कि सेक्शन 266 एंड 266 ए, 266 जी के अंदर दे रखी है। तो मेन चीज़ क्या है? वही चीज़ें हैं, डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स अपनी अप्रूवल देगा, अप्रूवल 30 दिनों के अंदर एनएलपी जो है वो आरओसी को देगी, डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स जो है टर्म्स एंड कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा और डीपीआईएन ऑब्टेन करेगा। नेक्स्ट,
who can become a partner in LLP, what are the disqualification of becoming a partner in LLP, and how can a person become a partner in LLP, discuss। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको अलग-अलग क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि एनएलपी के अंदर पार्टनर कौन बन सकता है? तो सेक्शन 5 के अंदर दे रखा है कि कोई भी इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट एनएलपी का पार्टनर बन सकता है। कौन बन सकता है एनएलपी का पार्टनर? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बंदा या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट बन रहा है तो उसको अपना नॉमिनी अपॉइंट करेगा, अपना पर्सन अपॉइंट करेगा जो कि एक्ट करेगा। तो मतलब एक्ट करेगा एज अ नॉमिनी या द पर्सन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इफ ही वांट टू वर्क एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह काम करना चाहता है तो बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी वगैरह होगा कोई, वही काम कर पाएगा। हाउएवर अगर सिर्फ एक पार्टनर ही बनना है तो बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो पार्टनर बन सकता है। ठीक है? अब क्या कह रहे हैं, सेक्शन 2(1)(d) के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है हमने ऑलरेडी समझ रखा है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि ऐसी कंपनीज जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ऐसी कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो है वो बनी है, जिसके अंदर आती है अपनी एनएलपी। सो अ बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनीज इंक्लूड्स एन एनएलपी। ठीक है? इंक्लूड्स एन एनएलपी जो कि एनएलपी एक्ट के अंदर है, और इंक्लूड्स एन एनएलपी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, और अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर क्या आते हैं? सबसे पहली बात समझो, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर कौन-कौन लोग आते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के थ्रू बनी है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आती है आपकी एनएलपी जो कि एलएलपी एक्ट के थ्रू बनी है, और एलएलपी जो कि आउटसाइड इंडिया जो है वो बनी है। ठीक है? प्लस बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आती है कंपनीज जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है? नेक्स्ट, फॉलोइंग कैन बी पार्टनर्स इन एलएलपी। एलएलपी के अंदर कौन-कौन से पार्टनर्स हो सकते हैं? इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। इंडियन कंपनी हो सकती है, इंडिया की कंपनी हो सकती है। कोई एलएलपी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है। फॉरेन एलएलपी होती है, फॉरेन हो सकती है, फॉरेन की कंपनी हो सकती है। ठीक है? तो बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी एलएलपी। जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है वो सारे एलएलपी बन सकते हैं। तो कंपनी जो कि आउटसाइड इंडिया है, फॉरेन कंपनी हो गई, फॉरेन की एलएलपी हो गई, इंडिया की एलएलपी हो गई, इंडिया की कंपनी हो गई, और कोई इंडिविजुअल तो होगा ही होगा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बिकमिंग एन पार्टनर। पार्टनर जो होना चाहिए, कौन बंदा जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता। पहली बात, अगर वो किसी अनसाउंड माइंड का है, पागल हुआ है, साउंड माइंड का नहीं है। अगर वो अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट है, मतलब इंस्टॉलमेंट हो गया है, उसका दिवालिया निकल गया है, ही इज अनएबल टू पे हिज डेब्ट, और ही हैज अप्लाइड टू बी एजुकेटेड इंस्टॉलमेंट। उसने अप्लाई करा है, वो कोर्ट में गया है और कहा है कि मुझे इंस्टॉलमेंट घोषित कर दो। उसे अभी बोला नहीं गया वो इंस्टॉलमेंट है, पर वो चाह रहा है कि उसको बोला हो, उसको ऐसा समझा, उसको ऐसा एक्सप्रेस करो कि वो इंस्टॉलमेंट हो गया है। तो हाउ कैन अ पर्सन बिकम अ पार्टनर? पर्सन कैसे पार्टनर बन सकता है? पहले अपना नाम वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर सब्सक्राइब करेगा, ठीक है? तब वो पर्सन जो है वो पार्टनर बन सकता है। सब्सिक्वेंट इनकॉर्पोरेशन, अगर इनकॉर्पोरेशन हो गया है तो न्यू पार्टनर्स एलएलपी के अंदर आ सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन दैट हैज बीन स्पेसिफाइड इन द एलएलपी एग्रीमेंट। तो पार्टनर जो है वो 2 तरीके से आ सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे और आफ्टर, बाद में आ सकता है। तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे पार्टनर कब बनेगा? जब अपना नेम जो है वो सब्सक्राइब करेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। और बाद में आ रहा है तब कब आएगा? जब वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करेगा एनएलपी एलएलपी एग्रीमेंट की। ठीक है? नेक्स्ट, एक्सप्लेन द नेचर, एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर्स। एलएलपी की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या नेचर है, क्या एक्सटेंट है, और उसके पार्टनर्स का क्या है? तो सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं कि एलएलपी का क्या लिमिटेशंस है, कहाँ तक एलएलपी, एलएलपी का नेचर क्या है? ठीक है? तो कह रहे हैं कि व्हेन एन एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड, जब एक एलएलपी बनती है तो जिन लोगों ने अपना नाम सब्सक्राइब करा होता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर वो उसके पार्टनर होते हैं। तो एलएलपी और एलएलपी के पार्टनर्स क्या होता है? एलएलपी जब बनी, जिनका नाम सब्सक्राइब हुआ वो एलएलपी के पार्टनर्स बन गए। उसके बाद पार्टनर्स जो होते हैं, एक और पार्टनर भी बन सकते हैं, पार्टनर सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। अभी हमने पढ़ा कि एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे पार्टनर बनेंगे और बाद में भी सब्सिक्वेंटली भी पार्टनर्स बन सकते हैं, जो कि एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग में बनेंगे। जिनकी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, लायबिलिटीज क्या होगी, वो एलएलपी का आपका एग्रीमेंट ही गवर्न करके देता है। तो एलएलपी एग्रीमेंट को भी हम चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है? जो चेंजेस अगर हम कर रहे हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के पास हमको फाइल कराने पड़ते हैं। ठीक है? उसको वो फीस देनी पड़ती है जो कि रिक्वायर्ड डिजायर्ड फीस है। ठीक है? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या कह रहे हैं कि अगर आपका एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो नहीं बना, वो मिसिंग है, एब्सेंस है उसकी, तो अगर आपका एलएलपी एग्रीमेंट एब्सेंस है, तो उस केस के अंदर जितने भी मैटर्स होते हैं, जिसके अंदर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हमें डिटरमाइन करनी होती है रिलेटेड टू एलएलपी, रिलेटेड टू किसी भी मैटर को लेकर, तो वो हम चेक करते हैं फॉर द प्रोविजंस जो कि शेड्यूल 1 के अंदर दे रखे हैं। एलएलपी एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर जो प्रोविजंस दे रखे हैं, हम उनको रेफर करते हैं इन केस अगर हमारी एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो एब्सेंट है, नहीं है। ठीक है? नेचर ऑफ लायबिलिटी, ये तो हमने एक्सटेंट समझ लिया कि एलएलपी और उसके पार्टनर्स का एक्सटेंट क्या होता है। तो इस केस के अंदर हमने सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करा? हमने एक्सप्लेन करा कि पार्टनर्स क्या होते हैं। ठीक है?
पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनर्स बनते कैसे हैं, ठीक है। पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है, पार्टनर्स को गवर्न कैसे करते हैं, पार्टनर्स गवर्न होते हैं हमारे एनएलपी एग्रीमेंट के थ्रू, जो कि सब्सिक्वेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फर्स्ट शेड्यूल पढ़ लिया कि अगर एनएलपी एग्रीमेंट गवर्न करने के लिए जो एनएलपी एग्रीमेंट है वही नहीं है, तो फिर कैसे होगा, वो फर्स्ट शेड्यूल के थ्रू होगा। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लायबिलिटी, कि पार्टनर्स की या एनएलपी की लायबिलिटी क्या होती है। सबसे पहली चीज हमने पढ़ रखा है कि एलएलपी जो है वो अपनी चीजों के लिए सेल्फ लायबल है, पार्टनर्स जो है वो लायबल नहीं है फॉर द एक्ट ऑफ एलएलपी। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, पर एलएलपी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू पे द अमाउंट स्पेसिफाइड, जितनी अमाउंट है वो उसके लिए पर्सनली लायबल होगा, एलएलपी की प्रॉपर्टी लायबल होगी, राइट। उसके बाद अगर कोई भी पर्सन ने कोई भी ऐसी डीलिंग करी जिसमें उसकी अथॉरिटी नहीं थी, इन विच ही हैज नो अथॉरिटी, तो जो पर्सन है वो पर्सनली लायबल होगा, वही पर्सन पर्सनली लायबल होगा। अगर उसकी अथॉरिटी नहीं थी फिर भी उसने वो काम करा, ठीक है। और उस केस के अंदर जो अदर पार्टनर्स है या फिर जो एनएलपी है वो लायबल नहीं होंगे। किस केस के अंदर, अगर पर्सन ने कोई एलएलपी के पार्टनर ने कोई ऐसा काम करा जिसके पास उसकी कोई अथॉरिटी नहीं थी, या फिर अगर उस पर्सन ने किसी और अगर उस पार्टनर ने किसी पर्सन के साथ डील करा, जो पर्सन जो है जिसके साथ डील करा गया है, जो क्लाइंट है, वो पहले से ही जानता था कि इस पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, फिर भी जानबूझ के उसने उसके साथ एग्रीमेंट किया, वो काम किया, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन करी। अगर उस ऐसा केस हुआ है तब भी जो है वो एलएलपी की कोई लायबिलिटी उसके अंदर अराइज नहीं होगी, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी, हर पार्टनर जो है वो एजेंट होगा सिर्फ एलएलपी का ही। पार्टनर्स के अंदर, यहाँ पे एलएलपी के अंदर म्यूचुअल एजेंसी का कांसेप्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी का कांसेप्ट जो है सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के अंदर अवेलेबल होता है, जो कि कहता है कि हर पार्टनर जो है एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। पर म्यूचुअल एजेंसी का कांसेप्ट जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। वो कहते हैं कि हर पार्टनर जो है वो सिर्फ काम करेगा एलएलपी के लिए, वो एलएलपी को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो एवरी पार्टनर जो है वो दूसरे और लोगों का पार्टनर नहीं है। एलएलपी बाउंड होगी हर पार्टनर के एक्ट से जो वो कर रहा है, अगर वो ऑथराइज्ड है, ठीक है। सो एलएलपी बाउंड होगी उन पार्टनर के एक्ट से जो कि ऑथराइज करा गया है। एलएलपी बाउंड नहीं होगी, एलएलपी विल नॉट बाउंड अगर पार्टनर ने कोई भी एक्ट किया जिस पर उसकी अथॉरिटी नहीं थी, या फिर पर्सन जिसके साथ करा गया वो जानता है कि इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। पर पार्टनर जो है जब तक इन कोर्स ऑफ बिजनेस, जब तक उसके विद इन द अथॉरिटी, विद इन द लिमिट्स अपना काम कर रहे हैं, तो एलएलपी जो है वो लायबल होगी। एलएलपी लायबल होगी, ठीक है। इन केस के अंदर, इन केस लायबिलिटी जो एलएलपी है, एलएलपी की जितनी भी लायबिलिटी है वो एलएलपी की प्रॉपर्टी से ही करी जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि पार्टनर्स जो है वो लायबल नहीं होंगे, एलएलपी की प्रॉपर्टी जो है वो एलएलपी ही देगा। पार्टनर्स जो होते हैं डायरेक्टली कभी भी लायबल नहीं होते किसी भी लायबिलिटी के लिए जो कि पार्टनर से अकर करी है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर पार्टनर ने कोई नॉर्मल ट्रांजेक्शन करी है जिसकी उसके पास अथॉरिटी थी और इस पे कोई लायबिलिटी अराइज हुई है, तो पार्टनर उस पर लायबल नहीं है। पर पार्टनर जो है वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे अगर उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है। हाउएवर जो अदर पर्सन है वो लायबल नहीं होंगे, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपने कोई भी फ्रॉड या डिफ्रॉड करने की इंटेंशन रखी है, किसी के साथ गलत करने की इंटेंशन रखी, तो आपकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है। तो एलएलपी और उसके पार्टनर्स सबकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगी अगर उसने कोई भी ऐसा एक्ट किया ताकि वो अपने क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड कर सकते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी कर सकता है, ठीक है। इन एनी केस, अगर इस केस के अंदर क्या हो सकता है कि एल कोई भी पार्टनर ने कोई भी गलत काम किया, ठीक है, तो उसके अंदर एलएलपी भी लायबल है और सारे पार्टनर्स भी लायबल है। पर अगर एलएलपी जो है और पार्टनर्स जो है वो ये प्रूव करते हैं कि कोई भी बंदे ने जिस पार्टनर ने वो गलत काम करा है वो हमारी नॉलेज में नहीं था, हम नहीं जानते थे। अगर ये बर्डन प्रूफ कर देते हैं कि हमारा इसके अंदर कोई हैंड नहीं है, हम इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी, हमें कुछ पता ही नहीं था, हम अवेयर नहीं थे, तब वो सिर्फ पार्टनर जिसने वो गलत काम किया सिर्फ वही लायबल होगा। एलएलपी जो है वो शेल्टर ले लेगी और एलएलपी किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं होंगी। तो वही चीज़ इसके अंदर समझा रखी है कि इन केस एनी सच एक्ट इज कैरिड आउट बाय पार्टनर, कोई भी ऐसा एक्ट पार्टनर के लिए करा गया है, ठीक है, तो एलएलपी लायबल होगी और सेम एक्सटेंट तक पार्टनर भी लायबल होगा। कोई भी काम किसी पार्टनर ने करा है गलत है, एलएलपी लायबल होगी। एक्सेप्शन क्या है इस रूल की कि एक्सेप्शन क्या है रूल की, एलएलपी तभी शेल्टर ले सकती है जब एलएलपी ये चीज़ प्रूव कर देगी एलएलपी की नॉलेज में, अथॉरिटी में वो काम नहीं हुआ था, ठीक है। अगर कोई भी एलएलपी में या कोई भी पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है, या कोई भी एम्प्लॉय वगैरह कोई फ्रॉडुलेंट वे कर रहा है, कोई भी फ्रॉडुलेंट चीज़ कर रहा है, अगर कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर, कोई भी पार्टनर, कोई भी एलएलपी या कोई भी उसका एम्प्लॉय जो है एलएलपी के अफेयर्स में कोई भी फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उसको कंपनसेशन भी पे करना पड़ेगा उस पर्सन के लिए जिसने वो डैमेज या लॉस जो है वो सफ़र करा है। किसी के साथ कुछ गलत करा है तो आपको कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके ऊपर कोई एडिशनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह भी इनिशिएट हो सकती है, आ सकती है। अब एलएलपी या उसका कोई पार्टनर या उसका कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर्स या उसका जो एम्प्लॉय है वो पनिशेबल होगा। अगर उसने कोई गलत काम करा है तो वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजमेंट के लिए, जेल के लिए, जो कि 2 साल तक हो सकती है, और फाइन जो कि 50,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन है वो हो सकता है।
तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का आपका एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके अंदर क्या होगा कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी इन केस ऑफ विलफुल डिफ्रॉड या विलफुल फ्रॉड। अगर जानबूझ के कोई डेलिबरेट फ्रॉड करा गया है तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। अगर कोई पार्टनर ने कोई भी एक्ट किया जिसकी उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, पर एलएलपी अगर प्रूव कर देती कि वो एक्ट जो है वो उसकी नॉलेज में नहीं था, तब एलएलपी जो है वो लायबल नहीं होगी। कोई भी पार्टनर ने कोई भी फ्रॉडलेंट काम करा है तो उसके लिए उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करी जा सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल तक की, और फाइन लग सकता है 50,000 से लेकर 5 लाख तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अ पार्टनर सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी? एक पार्टनर एलएलपी का पार्टनर से कैसे छूट सकता है? एलएलपी का पार्टनर सीज टू बी, कैसे वो बंद हो जाएगा, कैसे वो खत्म हो जाएगा एक एलएलपी का पार्टनर कहलाना? कैसे? सबसे पहली बात तो इन अकॉर्डिंग्स विद द एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट में डिफाइन हो जाए, एग्रीमेंट में कह दे कि ये पार्टनर जो है अब हमारा, ये जो पर्सन है इंडिविजुअल हमारा पार्टनर नहीं है, तो एज पर एग्रीमेंट हो सकता है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो एक पार्टनर एक नोटिस भी दे सकता है, नॉट लेस देन 30 डेज टू अदर पार्टनर। मतलब 30 दिन, तब 30 दिन पहले जिस दिन उसको वहां से अपनी पार्टनर के पोस्ट से हटना है, अपनी पार्टनर की पोजीशन से हटना है, उससे 30 दिन पहले से वो अदर पार्टनर को एक नोटिस दे देगा कि वो वहां से रिजाइन करना चाहता है। ठीक है, वो इनवॉलेंटरली भी, मतलब ना चाहते हुए भी, अपनी इच्छा से नहीं। ये दोनों केसेस जो थे वो वॉलंटरी थे कि एग्रीमेंट में डलवा लो, एग्रीमेंट नहीं है तो अपना नोटिस दे दो रिजाइन का 30 दिन पहले। इनवॉलंटरी भी कैसे? अगर वो एलएलपी जो है वो अपनी एलएलपी से पार्टनर कैसे डिसॉल्व हो सकता है? अपनी डेथ पे या एलएलपी के डिसोल्यूशन पे। या तो पार्टनर खुद ही मर गया, उसकी डेथ हो गई, तब तो वो एज अ पार्टनर कैसे कंटिन्यू कर पाएगा? या फिर एलएलपी ही डिसॉल्व हो गई किसी भी चीज़ से, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि एलएलपी को डिसॉल्व कर दो, तब वो पार्टनर रह ही भी नहीं सकता, वो पार्टनर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर पार्टनर को अनसाउंड माइंड का कहला दिया गया कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ने कह दिया कि साउंड डिसीजन नहीं ले सकता, तो पावर हो चुका है, ईडियट हो चुका है, लुनाटिक हो चुका है, तो इसलिए वो पार्टनर के पोस्ट से हट जाएगा। अगर वो अप्लाई टू बी एजुकेटेड इंस्टॉलमेंट, उसने अप्लाई करा कि मुझे इंस्टॉलमेंट घोषित कर दो, या फिर वो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया, इन 4 केसेस के अंदर इनवॉलंटरी जो है वो पार्टनर सीज टू बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी कहलाएगा। ठीक है, स्टेट द लायबिलिटी ऑफ एलएलपी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर। हमने यही चीज पढ़ा कि एलएलपी जो है लायबल होगी सारे एक्ट ऑफ पार्टनर्स के लिए अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करे गए हैं। पर अगर कोई भी पार्टनर ने एक्ट करा गया है, ठीक है, जो कि पार्टनर्स की, जो कि एलएलपी की नॉलेज में नहीं था, रॉन्गफुल एक्ट था, तो उसके लिए सिर्फ पार्टनर लायबल है। पर अगर वो एलएलपी की नॉलेज में था तो एलएलपी भी उसके लिए लायबल है। तो वेयर बाय रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन जो है पार्टनर का, वो ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर है, ऑर्डिनरी बिजनेस में है, विद इन अथॉरिटी है, तो कोई भी लॉस इंजरी वगैरह जो अकर हो रही है किसी भी थर्ड पार्टी को, या पेनल्टी वगैरह कोई भी अकर हो रही है किसी भी थर्ड पार्टी को, उसके लिए एलएलपी जो है वो लायबल है। एलएलपी लायबल है अगर पार्टनर ने अथॉरिटी में काम किया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया। ठीक है, अगर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करा गया है, मे बी टॉट, रॉन्गफुल एक्ट क्या हो सकता है? किसी से कुछ गलत करना, कोई चीज नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है, तो उस केस के अंदर एलएलपी की लायबिलिटी जो होगी वो एलएलपी के प्रॉपर्टी से ही दी जाएगी, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी वहां पे इनिशिएट नहीं होगी, पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। हाउएवर एलएलपी बाउंड नहीं होगी अगर पार्टनर ने एक्ट किया पर्सन के साथ, जिसमें पार्टनर ने एक्ट किया उस पर्सन के साथ जिस पे उसके साथ कोई अथॉरिटी नहीं थी, या फिर पार्टनर ने किसी बंदे के साथ, किसी पर्सन के साथ ऐसा एग्रीमेंट करा, डीलिंग करा जहाँ पे उस पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। सेकंड चीज, जो पर्सन है वो जानता था कि पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। या थर्ड चीज, वो बिलीव ही नहीं कर रहा कि वो पार्टनर है। तो 3 चीजें हैं इस केस के अंदर। क्या 3 चीजें हैं? सबसे पहली चीज कि पार्टनर के पास जो अथॉरिटी है वो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। सेकंड चीज, जिस पर्सन के साथ डील कर रहा है, जिस पर्सन के साथ डील कर रहा है उसको नॉलेज है कि पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, या फिर जिस पर्सन के साथ डील कर रहा है वो बिलीव ही नहीं कर रहा, वो मान ही नहीं रहा कि वो बंदा जो है वो पार्टनर है। ठीक है, मान लो लेट सपोज ए एक पार्टनर है एलएलपी का। ठीक है, तो ए कब कब किस किस केस के अंदर कोई भी एक्ट करता है, रॉन्गफुल एक्ट करता है, तो एलएलपी बाउंड नहीं होगी। अगर ए ने कोई एक्ट किया जिसकी उसकी अथॉरिटी नहीं है, अगर ए ने कोई एक्ट किया जिसपे बी जो इसका क्लाइंट है जानता है कि ए के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, या फिर बी मानता है कि ए पार्टनर ही नहीं है। ठीक है, इन तीनों केसेस के अंदर एनपी जो है वो लायबल नहीं होगी। नेक्स्ट, अब क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। एग्जाम के अंदर बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती है कि एक लंबा फुल फ्लेज 8 मार्क्स 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने से बेटर है वो ऐसे टुकड़ों में कुछ पार्ट का डिवाइड करके, इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके क्वेश्चन पूछ ले, ताकि वो मल्टीपल कंसेप्ट जो है वो टेस्ट कर ले, पूछ ले आपसे। तो फर्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी एंड एलएलपी डॉक्यूमेंट। ये हमने बहुत ही पढ़ लिया, इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे वर्क करेगा, ये हमने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। 2 से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना है, स्टेटमेंट जाएगी डॉक्यूमेंट के साथ जो कि ये लोग फाइल करेंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड करती है, और नहीं करा तो पेनल्टी।
पेनल्टी क्या है आपकी कि अगर आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी कंप्लाइंसेस वगैरह को फुलफिल नहीं किया गया है, ठीक है? या फिर उसके अंदर कोई चीज़ फ़ॉल्स करी है, ठीक है? तो आपको फ़ाइन लगेगा 10,000 से लेकर 5 लाख तक का, और आपको जेल भी हो सकती है 2 साल तक की। 2 साल तक की जेल, 5 लाख से लेकर 10,000 से लेकर 5 लाख तक का फ़ाइन लग सकता है अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट वगैरह उसके अंदर जो दी है, वो फ़ॉल्स दी है, ठीक है? नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। नेक्स्ट इज़ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। तो वो भी हमने पढ़ रखा है कि हर एलएलपी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करना होता है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस बताना होता है, ठीक है, आरओसी को। रजिस्टर्ड ऑफिस एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे एलएलपी अपने अफेयर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे एलएलपी जो होती है सारी कम्युनिकेशन नोटिस को एड्रेस करता है, उसको वो मिलती है, उससे वहाँ से वो भेजता है। रजिस्टर्ड ऑफिस एलएलपी चाहे तो उसको चेंज कर सकता है, उसके लिए उसको एक नोटिस ऑफ चेंज जो है रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है। तो क्या कह रहा है, हर एलएलपी के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, जो कि वो अपने रजिस्टर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाएगा। वैसे रजिस्टर ऑफिस सारे कम्युनिकेशन वगैरह को एड्रेस करता है, और एलएलपी चाहे तो उसको चेंज भी कर सकता है, ठीक है, उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में जो कि बताई गई है। और रजिस्ट्रार चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकता है कुछ कंडीशंस उससे चेंज से रिलेटेड, ठीक है। जब वो एलएलपी चाहे कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है आप चेंज कर दो, तो उसे चेंज से रिलेटेड रजिस्ट्रार जो है वो कुछ कंडीशन इम्पोज कर सकता है। नेक्स्ट इज नेम ऑफ एलएलपी। नेम ये भी हमने पढ़ रखा है कि कोई भी एलएलपी जो है इस नेम से नहीं आ सकता, जो कि अनडिजायरेबल है, टू नियरली रिजेंबल्स है। एलएलपी नेम से आएगी, एक्रोनियम लगना चाहिए लास्ट में एलएलपी, ठीक है। सबसे पहले बात हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम का करना चाहिए नेम रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन देखना चाहिए प्रपोज नेम ऑफ एलएलपी। हमें सबसे पहले देखना चाहिए, पर्सन को अप्लाई करना चाहिए रजिस्ट्रार के पास कि नेम रिजर्वेशन के लिए कि क्या ये जो नाम है अपनी एप्लीकेशन के अंदर वो देखेगा कि जो नाम है वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसके अंदर वो डालेगा कि एलएलपी का प्रपोज नेम, क्या वो ये नाम रखना चाहता है, या फिर नेम टू विच एग्जिस्टिंग एलएलपी प्रपोज टू चेंज दिस नेम, या फिर वो नाम जिससे एलएलपी अपना नाम चेंज करना चाहती है, न्यू नेम एलएलपी का बेसिकली। ये तो क्या है, एक इनिशियल नाम, ये है न्यू नाम, ठीक है। एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है, फिर एन एप्लीकेशन फ्रॉम चेंज। अगर गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया एप्लीकेशन की एलएलपी अब तुम नाम चेंज करो, तो 3 महीने के अंदर उसको अपना वो नाम जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा एज पर द रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है? बहुत तरीके के पार्टनर्स होता है, एक्टिव पार्टनर, पैसिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या कहते हैं, या पार्टनर बाय स्टॉपल क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन जिसने किसी सामने वाली थर्ड पार्टी को ऐसा सिम्बलाइज कराया कि मैं इसका पार्टनर हूँ, मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, एज एन एक्टिवली पार्टिसिपेट करके किसी पर्सन को इस चीज़ का बिलीव दिलाया कि मैं इस चीज़ का, इस फर्म का, इस कंपनी का, इस एलएलपी का पार्टनर हूँ। और उसकी इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर सामने वाली थर्ड पार्टी ने बिलीव कर लिया, विश्वास कर लिया, और एक ट्रांजैक्शन में एंटर कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्यूचर में कल को कभी भी वो पार्टनर जो है अपने आप को इस चीज़ से सेफगार्ड नहीं कर सकता कि मैं तो पार्टनर नहीं हूँ, क्योंकि उसने पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, उसने ऐसा अपने आप को एक्सप्रेस करके सामने वाली पार्टी ने उसको परसीव करा, और उसकी रिप्रेजेंटेशन की बिलीफ में आके, उसकी रिप्रेजेंटेशन में विश्वास करके उसने ट्रांजैक्शन में एंटर करा, ठीक है। तो वो पार्टनर जो है वो उस चीज़ का हाइड नहीं ले सकता, शेल्टर नहीं ले सकता कि मैं पार्टनर तो हूँ ही नहीं, वो पर्सन ऐसा नहीं कर सकता, वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको रीड करते हैं। समटाइम्स अ पर्सन नॉट एक्चुअली अ पार्टनर रिप्रेजेंट हिमसेल्फ। एक ऐसा बंदा जो कि पार्टनर नहीं है पर अपने आप को ऐसा दिखाता है, या फिर नॉइंगली अलाउस टू बी रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर। कोई दूसरा बंदा कह रहा है आपको पता है ये जो है ना ये इसके पार्टनर है, ठीक है। दूसरे को ऐसा नोइंगली दिखा रहा है, कोई मतलब ऐसा दिखावा रहा है कि मैं पार्टनर हूँ इसका, ठीक है। वो ऐसा कर सकता है कुछ बोलकर, या फिर कुछ ऐसा अपने हरकतें कर कर। आप जैसे किसी दुकान के अंदर गए, ठीक है, दुकान के अंदर गए, एक बंदा है, एक पर्सन है जो कि उसके गले में जाके बैठ गया, उसके गले की चाबी निकाल रहा है, उसमें से पैसे निकाल रहा है, ठीक है। वो वहाँ का ओनर नहीं है, वो वहाँ का पार्टनर नहीं है, पर फिर भी उसने अपने गले के से पैसे निकाले, तो सामने वाली पार्टी को उसके कंडक्ट से समझ आ गया कि ये पार्टनर होगा, या फिर ये ओनर होगा, समझे। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना, सच अ पर्सन इज लायबल बाय होल्डिंग आउट टू एनी पर्सन हु हैज गिवन क्रेडिट टू एलएलपी। वो पर्सन जो होगा वो लायबल होगा अगर उसने कोई भी रिप्रेजेंटेशन करी है, ठीक है। वो पर्सन लायबल होगा उस पर्सन के लिए जिसने एलएलपी को क्रेडिट दिया, उस बंदे की फेथ, उसकी रिप्रेजेंटेशन की फेथ पे, विश्वास पे, ठीक है। तो इन सच अ सिचुएशन इट इज इमटेरियल कि जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है वो पार्टनर है या नहीं है, पर उसने अपनी रिप्रेजेंटेशन ऐसी करी है, तो उसके फेथ पर आके वो सामने वाली पार्टी को फुलफिल करेगा, उसको रिम्बर्स करेगा, अगर सामने वाली पार्टी ने कोई भी क्रेडिट दिया एलएलपी को। हाउएवर इन केस कोई भी एलएलपी को क्रेडिट रिसीव करा गया है एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पार्टनर ने कोई भी पर्सन ने कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन करी जिसकी वजह से एलएलपी को कोई भी क्रेडिट रिसीव हुआ है, तो एलएलपी इज टू बी हेल्ड लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ सच क्रेडिट। एलएलपी भी लायबल होगी उस क्रेडिट के लिए, ठीक है।
बट एज अ रूल ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट डज नॉट अप्लाई टू द लीगल हेयर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जिस भी पर्सन ने अपने आप को एज अ रिप्रेजेंट कराया, ये रूल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का उनके लीगल हेयर, उनके जो नीचे सन या डॉटर वगैरह है, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन पे अप्लाई नहीं होता। अगर वो पार्टनर जो है वो डाई हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। इवन इट इज सो इफ इट इज अ पार्टनर्स डेथ विद द बिजनेस ऑफ एलएलपी इज कंटिन्यू, बिकॉज अगर एक पार्टनर मर जाता है पर बिजनेस ऑफ एलएलपी जो है वो कंटिन्यू रहता है, स्टिल वो पार्टनर जो है वो लायबल नहीं होता है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रही है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के अंदर अगर पार्टनर ने कोई अपनी रिप्रेजेंटेशन करी है या फिर नोइंगली एक्ट किया है, रिप्रेजेंट किया है, जिसके फेथ पे आकर अदर पर्सन ने एलएलपी को कोई क्रेडिट दिए है, तो वो पार्टनर अपने आप को डिस्चार्ज नहीं कर सकता, वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन जाता है, वो पार्टनर जो है वो लाइबल होगा उस अदर पार्टनर के लिए। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू द लीगल हेयर ऑफ पार्टनर। जो कि पार्टनर डाई हो जाता है और उनके लीगल हेयर पे अप्लाई नहीं होगा, वो लाइबल नहीं होंगे। नेक्स्ट, विसल ब्लोअर क्या होता है? विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी के अंदर, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज चल रही है, कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज चल रही है और उसका कोई भी पार्टनर, एम्प्लॉय, मेंबर, कोई भी पर्सन, कोई भी ऑफिसर अगर किसी भी कंपनी, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को जाकर रिपोर्ट करते हैं कि देखो इस कंपनी के अंदर ये चीजें, गलत गलत चीजें चल रही है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं विसल ब्लोअर। मतलब सीटी बजाता है ना, कंपनी की सीटी बजाता है ना, सीटी बजाता है ना कंपनी की, कि देखो कंपनी गलत गलत काम कर रही है, कंपनी की विसल बजाना, ठीक है। फिर कहता है विसल ब्लोअर मीन्स अ पर्सन जो कि इन्फॉर्म करता है, एक ऐसा पर्सन, वो ब्लोअर मतलब वो पर्सन होगा जो कि इन्फॉर्म करता है कोई भी अथॉरिटी को, ठीक है, या कोई भी पब्लिक को इन्फॉर्म करता है, किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करता है कि जो फर्म या कंपनी है वो कुछ गलत या इलीगल कर रही है, ठीक है। फर्म या कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ गड़बड़ घोटाला चल रहा है, कुछ गलत करिए, ये कुछ ये बंदा अथॉरिटी को, पब्लिक को बताएगा। इन केस ऑफ एलएलपी के केस के अंदर पार्टनर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं एलएलपी के, जिनके पास राइट टू रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, उनके पास मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने का राइट हो, ठीक है। बट क्या उसने देखा है कि कुछ डिसऑनेस्टी चल रही है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज चल रही है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही है, ठीक है। तो एलएलपी एक्ट क्या कहता है कि वो विसल ब्लोअर को एडिक्वेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एलएलपी एक्ट कहता है कि आओ, अगर आपको कुछ गलत लगता है तो हमें आके, अथॉरिटी को आके ये चीज़ बता के जाओ, ठीक है। अब क्या कहता है सेक्शन 31 ऑफ एलएलपी, सेक्शन 31 का कहता है कि कोर्ट जो है, अगर कोई भी बंदा सामने से विलिंगली आकर बताता है कि इस कंपनी में ये गड़बड़ चीज़ें चल रही है, ठीक है, तो कोर्ट चाहे तो उस बंदे की पेनल्टी वगैरह जो होती है उसको रिड्यूस कर देगी या खत्म कर देगी, ठीक है, कोई भी अगर उसको कोई पेनल्टी लग रही है। अगर कोई भी पार्टनर ने कोई भी क्राइम के अंदर, कोई भी गलत चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहा था, एक एलएलपी जो थी वो ड्रग सप्लाई कर रही थी। फिर पार्टनर को लगा कि यार ये तो गलत बात है, मैं तो फँस जाऊँगा, तो उसने सामने से आके बता दिया कि ये जो एलएलपी थी वो ड्रग सप्लाई कर रही थी। तो कोर्ट चाहे तो उसकी स्टेटमेंट सुनने के बाद और उसको नेसेसरी एविडेंस मिल जाते हैं, उसके बाद प्रूव हो जाती है, तो उसकी जो लायबिलिटी है कि वो भी इस पार्ट का हिस्सा था, उसने पहले नहीं बताया था, उसने पहले उसकी नॉलेज में था, तो उसकी पेनल्टी जो है वो रिड्यूस कर सकती है, वेव मतलब खत्म कर सकती है, अगर उसने ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कोई भी दी है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है। सच पार्टनर और एम्प्लॉय, वो जो पार्टनर और एम्प्लॉय है उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकता, उसको भगा नहीं सकते हैं, उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, उसको डरा धमका थ्रेटन नहीं कर सकते हैं, या किसी और वे में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। विसल ब्लोअर को कभी भी कुछ नहीं कर सकते, उसका हमेशा प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करी जाती है, वो प्रोटेक्टेड रहता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। तो क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो पैसे पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट करता है एलएलपी के अंदर, कैसे फॉर्म में हो सकता है, टेंजिबल फॉर्म में हो सकता है, इंटेंजिबल फॉर्म में हो सकता है, इमूवेबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कैपिटल हमेशा पैसे में आए, कैपिटल किसी भी वे में आ सकती है, कोई भी एसेट के वे में आ सकती है, ठीक है, या फिर कोई और बेनिफिट जो कि एलएलपी को मिल रहे हैं, जैसे कि मनी हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, कोई भी एग्रीमेंट्स वगैरह मिल गए हैं, ठीक है। तो सेक्शन 32 क्या कहता है, while this impart great deal of flexibility in the matters of capital contribution, कहता है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन बहुत वाइडर टर्म है, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू मनी, सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस मैटर के अंदर कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। देयर इज नो नीड टू इवैल्यूएट नॉन कैश कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल ऑफ एलएलपी। नॉन कैश कंट्रीब्यूशन को इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन जिसमें आपको पैसे वगैरह नहीं मिल रहे, नॉन कैश कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज विसल ब्लोइंग। क्या कहते हैं विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोअर मतलब वो पर्सन, विसल ब्लोइंग मतलब उसने ऐसा एक्ट किया, उसने कुछ रॉन्गफुल एक्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कुछ अपना एक्शन लिया, अपना कंसर्न दिखाया, रेजिंग वॉइस, रेजिंग हिज कंसर्न अगेंस्ट द रॉन्गफुल एक्ट डन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस मीन्स विसल ब्लोइंग, ठीक है। कंसर्न जो होना चाहिए जेन्युइन होना चाहिए, मतलब कंसर्न जो होना चाहिए रिलेटेड टू क्राइम होना चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए, कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, कुछ काम ठीक से नहीं करा, डेंजर से रिलेटेड होना चाहिए, डेंजर टू हेल्थ एंड सेफ्टी या डेंजर टू इन्वायरमेंट, ठीक है। डिस्क्लोज करना चाहिए पर्सन, जो पर्सन डिस्क्लोज करेगा उसको हम विसल ब्लोअर कहते हैं, ठीक है, जो कि यूजुअली एक एम्प्लॉय होता है
गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर, ठीक है? बताएगा किसी अथॉरिटी को, एजेंसी को, पब्लिक को, ठीक है? किसके रिगार्डिंग किसी भी मिसमैनेजमेंट अगर कोई कंपनी में हो रहा है, इल्लीगैलिटी हो रही है, कोई फ्रॉड चल रहा है, कोई भी करप्शन हो रहा है, रेटिविज़्म हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, कोई रॉन्ग डूइंग हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग वो बताएगा, ठीक है? कंप्लेंट्स वगैरह जो होगी वो रिलेटिव से या कोई रिप्रेजेंटेटिव वगैरह से अगर आ रही है तो उसको हम विसल ब्लोइंग नहीं कहेंगे। विसल ब्लोइंग का मेन फंडा क्या है कि वो जो पर्सन विसल ब्लोअर जो होगा वो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट होगा, कंपनी के अंदर का होगा। कोई कंपनी का रिलेटिव या कोई रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो अगर कंपनी के बारे में कुछ बता रहा है तो उसको हम विसल ब्लोइंग नहीं मानेंगे, ठीक है? तो विद दिस वी एंड्स विद द चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर ऑफ एलएलपी। अगर इसका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो मैं आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेन करती जाऊँगी। वैसे तो इस विद दिस वी हैव कवर्ड मोर देन 100% ऑफ कवरेज। फिर भी कुछ एडिशनल क्वेश्चन आता है तो हम कर सकते हैं। इसके बाद यू कैन चेक विद द यूनिवर्सिटी पेपर। हमारा उसमें सारा कवर हो गया विद दिस कवरेज। सो थैंक यू।